आज का हमारा वेबिनार, ग्रैंड वेबिनार, खुसूसी वेबिनार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है कि आपने अपने ट्रेडिंग सिस्टम का, मुनाफा बख्श ट्रेडिंग सिस्टम का इंतखाब कैसे करना है। ट्रेडिंग सिस्टम सिर्फ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का नाम नहीं है। ट्रेडिंग सिस्टम एक मुकम्मल सिस्टम है जिसके अंदर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी शामिल है, रिस्क मनी मैनेजमेंट भी शामिल है, डिवर्सिफिकेशन भी शामिल है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी शामिल है। हर चीज इसके अंदर शामिल है। ट्रेडिंग सिस्टम एक मुकम्मल ट्रेडिंग सिस्टम है जो हर कामयाब होने वाले ट्रेडर के पास होना लाजमी है। कोई भी कामयाब ट्रेडर कोई भी कामयाब ट्रेडर एक मुकम्मल कंप्लीट सक्सेसफुल ट्रेडिंग सिस्टम के बगैर कामयाब। लर्निंग आउटकम्स, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग सिस्टम्स, ट्रेडिंग सिस्टम की इकसाम, रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट ऑफ अ ट्रेडिंग सिस्टम, ट्रेडिंग सिस्टम का रिस्क और मनी मैनेजमेंट, बैक टेस्टिंग ऑफ ट्रेडिंग सिस्टम्स, ट्रेडिंग सिस्टम्स की बैक टेस्टिंग, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ अ ट्रेडिंग सिस्टम, ट्रेडिंग सिस्टम की कारकर्दगी का, हाउ टू सिलेक्ट अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम, एक मुनाफा बख्श ट्रेडिंग सिस्टम का इंतखाब। Are you curious about choosing a winning trading strategy? Are you ready to know the secrets of selecting a winning and profitable trading system? क्या आप कामयाब ट्रेडिंग की हिकमत अमली को मुंतखब करने के बारे में जानना चाहते हैं? क्या आप जीतने वाले और मुनाफा बख्श ट्रेडिंग सिस्टम के इंतखाब के राज जानने के लिए तैयार हैं? In this grand webinar, we will make trading systems easy to understand. We will explain what they are, how they work, and how they can help you do better in your trading. We will show you how to decide what you want from your trading and how to choose a system that fits your needs. इस ग्रैंड वेबिनार में हम ट्रेडिंग सिस्टम को समझने के लिए आसान बनाएंगे। हम इस बात की वजाहत करेंगे कि ट्रेडिंग सिस्टम क्या है, वो कैसे काम करते हैं और वो आपकी ट्रेडिंग में बेहतरी लाने में किस तरह मदद कर सकते हैं। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह फैसला करें कि आप अपनी ट्रेडिंग से क्या चाहते हैं और किस तरह एक ट्रेडिंग सिस्टम मुंतखब करें जो आपकी जरूरियात के मुताबिक हो। आइए जानते हैं कि एक मुकम्मल ट्रेडिंग सिस्टम क्या होता है। यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा ब्रीफली आपको एक इसकी जो आउटलाइन है वो बताएंगे। अ कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम, मार्केट्स, व्हाट टू बाय और सेल। आपको मंडियों को चूज करना है कि आपने आखिर मार्केट्स कौन सी ट्रेड करनी है। क्या आप स्टॉक्स में इंटरेस्टेड हैं, फ्यूचर्स में, कमोडिटीज में, स्टॉक इंडिसेस में, क्रिप्टो में, करेंसीज में, फॉरेक्स स्पॉट करेंसीज में या करेंसी फ्यूचर्स में। आपको मंडियों की सिलेक्शन करनी होगी। पोजीशन साइजिंग, हाउ मच टू बाय और सेल। आपने लॉट साइज क्या तय करना है। ऐसा नहीं है कि जो आपका दिल किया वही आपने लॉट साइज आपने तय कर लिया। ये इस तरीके से नहीं चलता। आपका ट्रेडिंग सिस्टम आपको बताएगा कि आपने लॉट साइज क्या करना है। हमारे पाकिस्तान में बहुत हमने ये चीज नोट की है कि छोटे छोटे अकाउंट्स जैसे $1000 का अकाउंट हो गया, उसमें भी ट्रेडर्स स्टैंडर्ड लॉट्स लगा रहे होते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। तो आपका ट्रेडिंग सिस्टम जो है वो आपको बताएगा कि आपने लॉट साइज क्या सिलेक्ट करना है। एंट्रीज, व्हेन टू बाय और सेल, आपने आखिर खरीदारी या फरोख्त कब करनी है। लॉसेस, व्हेन टू कट अ लूजिंग पोजीशन, जब आपको लॉस होना शुरू हो जाए तो आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि आपने ये लूजिंग पोजीशन आखिर कब निकालनी है। प्रॉफिट्स, व्हेन टू गेट आउट ऑफ अ विनिंग पोजीशन, आपने एक विनिंग पोजीशन या प्रॉफिटेबल ट्रेड को कब खत्म करना है, आखिर आपने उसका प्रॉफिट लेना कब है। और टैक्टिक्स, हाउ टू बाय और सेल, आपने ये खरीदारी और फरोख्त के फैसले करने कैसे हैं। आपको बाय करना है या सेल करना है, ये आपने कैसे तय करना है। क्या ऐसी टेक्निक या फार्मूला है जो आपको बताएगी कि आपने कहां पर बाय और कहां पर सेल करनी है, या आपने बाय ही करनी है या सेल करनी है। ये टैक्टिक्स में आता है। तो एक कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम की ये आउटलाइन है। उम्मीद है कि ये बातें आपको, जो बुनियादी बातें हैं, ये आपको। रिक्वायरमेंट्स फॉर डिजाइनिंग अ सिस्टम। अब इसके लिए सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट्स देखेंगे कि आखिर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उनको उन पर थोड़ी सी नजर डालेंगे। Requirements for designing a system.
understand what a discretionary or non-discretionary system will do. Be realistically knowledgeable and lean toward a non-discretionary mechanical system that can be quantified precisely and for which rules are explicit and constant. आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि ट्रेडिंग सिस्टम्स जो हैं या ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जो हैं वो दो इकसाम की है, एक है डिस्क्रेशनरी और दूसरी है नॉन डिस्क्रेशनरी या मैकेनिकल। अब डिस्क्रेशनरी जो ट्रेडिंग सिस्टम होता है उसके अंदर जो ट्रेडर है, जो एनालिस्ट है, वो बुनियादी तौर पर अपने तजर्बा, अपनी नजर, जो उसकी आंख जितनी ट्रेंड है उसको इस्तेमाल करके वो फैसला करता है। डिस्क्रेशनरी सिस्टम में यही वजह है कि डिस्क्रेशनरी सिस्टम्स में प्राइस एक्शन इस्तेमाल होता है। प्राइस एक्शन में सपोर्ट, रेजिस्टेंस लाइंस, ट्रेंड लाइंस, एलियट वेव, फिबोनाची, ये सारी चीजें, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, प्राइस पैटर्न्स, ये तमाम चीजें डिस्क्रेशनरी ट्रेडिंग सिस्टम्स में इस्तेमाल होती हैं। और नॉन डिस्क्रेशनरी सिस्टम, जिसे हम मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं, उसमें भी किसी हद तक ट्रेंड लाइन इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन मैकेनिकल जो सिस्टम होता है या नॉन डिस्क्रेशनरी जो सिस्टम होता है वो आपके तजर्बे पर, आपकी छठी हिस्स पर, आप क्या महसूस कर रहे हैं इस पर उसकी बुनियाद नहीं होती है। आपने जो कुछ भी तय करना था, जो भी सिस्टम आपने बनाना था, वो आपने एक मर्तबा आपने उसको बना लिया और बनाने के बाद अब वो सिस्टम आपको बताएगा कि आपने कहां पर खरीदारी करनी है, कहां पर आपने फरोख्त करनी है, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, आपका प्रॉफिट टारगेट क्या होगा। अब ये सारे फैसले मैकेनिकल ट्रेडिंग सिस्टम करेगा। जो आपने अपना तजर्बा, अपनी नजर, अपना इल्म, अपनी छठी हिस्स जितनी आपने लगानी थी, वो आपने उस सिस्टम को, मैकेनिकल सिस्टम को बनाने में लगा दी। जब एक मर्तबा आपने अपना तमाम इल्म उसमें लगा दिया, बस फिर उसके बाद सारे फैसले उसने करने हैं। ये भी मुमकिन है कि आप उसकी एग्जीक्यूशन जो है, ट्रेडिंग की जो एग्जीक्यूशन है, वो आप खुद करेंगे। जैसे आपने सिस्टम में देखा कि आपका जो मैकेनिकल ट्रेडिंग सिस्टम है, बहुत मुमकिन है कि बॉलिंजर बैंड पर हो, आरएसआई पर हो या किसी भी फार्मूले पर हो, उसने, उस सिस्टम ने आपको बता दिया कि अब यहाँ पर खरीदारी बनती है। तो आपने क्या किया, आपने एक रोबोट की तरह, एक मशीन की तरह उठा के आपने खरीदारी कर दी, आपने वो ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया। अगर वो आप ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते तो फिर एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग जो है, जो जो MT4 MT5 में जिसे हम एक्सपर्ट एडवाइजर्स कहते हैं, आप रोबोट्स के जरिए भी आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। यानी कि वो जो रोबोट है वो आपके बिहाफ पर ट्रेडिंग करेगा, लेकिन फार्मूला वही होगा जो आपने पहले से तय कर दिया है। तो ये जो बुनियादी बात है ये आपको मालूम हो गई कि दो किस्म के सिस्टम्स हैं, एक है डिस्क्रेशनरी और दूसरा है मैकेनिकल सिस्टम। अब ये बात आपको मालूम हो गई कि सिस्टम जो है वो दो इकसाम के हैं, एक डिस्क्रेशनरी है और दूसरा मैकेनिकल सिस्टम है। आगे चलते हैं। ये है रिक्वायरमेंट्स। डू नॉट हैव एन ओपिनियन ऑफ द मार्केट्स। Profits are made from reacting to the market, not by anticipating it. Without a known structure, the markets cannot be predicted. A mechanical system will react, not predict. जी, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि ये बड़ी काउंटर इंट्यूटिव है। ये शायद आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी कि जो रियल सिस्टम्स हैं, जो मेजॉरिटी, जो कामयाब ट्रेडर्स हैं, वो मंडी को प्रिडिक्ट नहीं करते, वो मंडी पर रिएक्ट करते हैं। अगर मंडी ने ये किया तो हमारा रिएक्शन ये होगा, अगर मंडी ने ऐसा किया तो फिर हमारा रिएक्शन ये होगा। इसको बोलते हैं रिएक्टिव ट्रेडिंग सिस्टम्स। तो ज्यादा तादाद जो कामयाब ट्रेडर्स की है वो एक तो मैकेनिकल सिस्टम्स में है, और मैकेनिकल सिस्टम्स जो है वो एंटीसिपेट नहीं करते, वो प्रिडिक्ट नहीं करते, वो आपको ये नहीं बताते कि हाँ यहां से अब मंडी यहां जाने वाली है। नहीं, वो रिएक्ट करते हैं। रिएक्टिव ट्रेडिंग सिस्टम्स और जो प्रिडिक्टिव ट्रेडिंग सिस्टम्स है, इनमें बड़ा फर्क है। तो आपने किस किस तरफ जाना है, आपने प्रिडिक्शंस की तरफ नहीं जाना, आपने जाना है रिएक्शन की तरफ, रिएक्टिव ट्रेडिंग सिस्टम्स की तरफ आपने जाना है। ये दूसरी इसकी बड़ी रिक्वायरमेंट है। तीसरी, realize that losses will occur, keep them small and infrequent.
अब जान लीजिए कि नुकसानात जो है वो ट्रेडिंग का हिस्सा है, इनसे जान छुड़ाना अब मुमकिन नहीं है। पहले भी ये मुमकिन नहीं था और आइंदा कभी भी ये मुमकिन हो ही नहीं सकता। लॉसेस हमेशा होते रहेंगे, इनसे जान छुड़ाना मुमकिन नहीं है। एक बार आप ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिए, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि लॉसेस होंगे, नुकसानात हमेशा हमेशा होते रहेंगे। लेकिन आपने क्या करना है, आपने उनको छोटा रखना है और कम से कम रखना है। बस ये आपका मेन काम है। सिस्टम को डिजाइन करते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है। अगली बात क्या है, रियलाइज दैट प्रॉफिट्स विल नॉट नेसेसरली अकर कॉन्स्टेंटली और कंसिस्टेंटली। दूसरी जो बात आपने ज़हन में रखनी है वो ये है, सिस्टम को डिजाइन करते वक्त आपका एटीट्यूड भी ये होना चाहिए और सिस्टम के अंदर भी आप ये चीज डाल सकते हैं और डालनी चाहिए कि प्रॉफिट्स जो हैं, ये रियलाइज कर लीजिए कि जो प्रॉफिट्स हैं वो हमेशा नहीं होते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि 100 में से बस 100 की 100 ट्रेड्स आपकी जो है वो कामयाब चली जा रही हैं और बस आपको कोई लॉस होना ही नहीं है। नहीं, जो प्रॉफिट्स हैं वो हमेशा नहीं होते रहेंगे और नुकसानात जो हैं वो होते रहेंगे। आपने उनको कम से कम रखना है और प्रॉफिट्स को आपने बड़ा से बड़ा आपने प्रॉफिट लेना है। तादाद इनकी जो है, खासतौर पर जो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स की जो तादाद है, जनरली कामयाब ट्रेडर्स को यह देखा गया है कि उनकी क्वांटिटी जो है वो कम होती है लेकिन क्वालिटी उनकी बहुत जबरदस्त होती है। फिर दोबारा मेरी बात को जरा गौर से समझिएगा, क्वालिटी उनकी बहुत अच्छी होती है लेकिन क्वांटिटी उनकी कम होती है प्रॉफिटेबल ट्रेड्स की। और जो लूजिंग ट्रेड्स हैं उनकी क्वालिटी यानी कि वो बहुत थोड़ी तादाद उनकी उनका जो साइज है वो बहुत कम होता है लेकिन तादाद उनकी ज्यादा हो सकती है। ये जहन में रखिएगा, जो लूजिंग ट्रेड्स हैं उनकी तादाद ज्यादा हो सकती है लेकिन उनका साइज आपने छोटा रखना है और जाहिर बात है हर बंदे की कोशिश ये होती है कि उनकी तादाद भी कम हो। बहरहाल ये एक पेचीदा अमल है लेकिन आपका ट्रेडिंग सिस्टम ये आपको सब बातें क्लियर कर देगा। Realize that your emotions will tug at your mind and encourage changing or fiddling with the system. Such emotions must be controlled. आपके जो इमोशंस हैं वो आपको बार बार छेड़ेंगे, आपको तंग करेंगे और आपके सिस्टम को खराब करेंगे। तो आपने इनको कंट्रोल में रखना है। अब इमोशंस को कैसे हम कंट्रोल में रखेंगे, उसमें एल्बर्ट एलिस की एक बहुत ही जबरदस्त टेक्निक है जिसे REBT टेक्निक कहते हैं, रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी, जो कि CBT कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की एक किस्म है। अपने इमोशंस को काबू में करना, इसके लिए आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये प्रैक्टिस से आएगा। अगली चीज क्या है, रिक्वायरमेंट फॉर डिजाइनिंग अ ट्रेडिंग सिस्टम, बी ऑर्गेनाइज्ड। विंगिंग इट विल नॉट वर्क। ऑर्गेनाइज्ड रहना है, डिसिप्लिन रहना है। इमोशंस और डिसिप्लिन इनका आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। आप मुझे एक बात बताइए कि एक ऐसा शख्स, एक ऐसा ट्रेडर जो बहुत ही जज्बाती किस्म का ट्रेडर हो, जो गाड़ी चलाते वक्त कभी सीट बेल्ट ना पहने, जो बाइक चलाते वक्त कभी हेलमेट ना पहने, क्या आप ऐसे बंदे से ये उम्मीद रख सकते हैं कि वो ट्रेडिंग करते वक्त स्टॉप लॉस लगाएगा? आप भी अपने आप को देखिए, अपने आप को देखिए, आंखें बंद करके अपने आप को देखिए कि क्या आप गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट पहनते हैं या नहीं पहनते? बाइक चलाते वक्त आप हेलमेट पहनते हैं या नहीं पहनते? ये आपको आपकी ट्रेडिंग की जर्नी के बारे में सब कुछ खोल के बता देगा। बहरहाल एक डिसिप्लिन्ड, एक ऑर्गेनाइज्ड ट्रेडर वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है। जो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, वो ट्रेडिंग में भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगा। जी, develop a plan consistent with one's time available and investment horizon daily, weekly, monthly and yearly। अब आप मुझे एक बात बताइए कि एक ऐसा शख्स जो सुबह 9 बजे अपने काम पे जाता है, अपने ऑफिस जाता है, फिर शाम को 5 बजे वो वापस आता है, उसके बाद उसने साइड में कोई साइड बिजनेस भी स्टार्ट किया हुआ है। अब बताइए कि क्या ऐसा शख्स स्कैल्पिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकता है?
नहीं कर पाएगा। तो आपको अपनी जो ट्रेडिंग है वो अपनी जो आपकी लाइफ है, आपकी शख्सियत है, आपका काम है, उससे वो मुताबिकत खानी चाहिए। वो आपकी जिंदगी से मुताबिकत उसकी अगली रिक्वायरमेंट क्या है? ट्रेडिंग सिस्टम की अगली रिक्वायरमेंट क्या है? Test, test, and test again without curve fitting. Most systems fail because they have not been tested or have been overfitted. अब यहाँ पर ये जरा जान लीजिए कि टेस्टिंग कितनी जरूरी है। हमारे पाकिस्तान में तो ट्रेडिंग सिस्टम का रवाज कोई नहीं है, कोई भी शख्स ट्रेडिंग सिस्टम की तरफ आता ही नहीं है। लेकिन अगर वो आ ही जाए, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, ट्रेडिंग सिस्टम की तरफ वो अगर आ ही जाए, तो फिर उसे टेस्टिंग करने में बड़ी मुश्किल होती है और वो सिस्टम्स को टेस्ट नहीं करते। अब टेस्टिंग में कर्व फिटिंग से क्या मुराद है? कर्व फिटिंग से मुराद ये है कि जब आप कोई सिस्टम या कोई टेक्निक आप टेस्ट कर रहे होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आपने बॉलिंजर बैंड लिया और बॉलिंजर बैंड लेकर आपने इसको टेस्ट किया, इसकी आपने बैक टेस्टिंग की है और बैक टेस्टिंग में आपने देखा कि पिछले 1 साल में इसने बहुत जबरदस्त रिजल्ट उसने दिखाए। लेकिन उससे पिछले साल में बॉलिंजर बैंड की आपकी जो भी स्ट्रेटजी थी, उसने उससे पिछले साल में कोई खास रिजल्ट नहीं दिखाए। उससे पिछले साल में तो बिल्कुल फेल हो गया और उससे पिछले साल में थोड़ा बहुत कामयाब हुआ। आपने जब ये चीज देखी कि बॉलिंजर बैंड जो सिस्टम है या आरएसआई, कोई भी आपका अपना बनाया हुआ, कोई या किसी से आपने लिया है, कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जब आपने उसको बैक टेस्ट किया, तो बैक टेस्टिंग के दौरान आपको ये मालूम हो गया कि वो सिस्टम जो है बस कुछ कुछ चल रहा है, लेकिन उस तरीके से काम नहीं कर पा रहा जिस तरीके से एक कामयाब ट्रेडिंग सिस्टम होता है। अब आपने क्या किया? आपने उसको ऑप्टिमाइज करना शुरू कर दिया। ऑप्टिमाइज से मुराद ये है कि आपने उसमें थोड़ी सी चेंजेस करना शुरू कर दी कि अगर ये होगा तो मैं खरीदारी करूंगा, अगर बॉलिंजर बैंड की मैं सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन को मैं चेंज करके थर्ड थर्ड पे ले आऊं। आपने इस किस्म की आपने चीजें करना स्टार्ट कर दी। या मूविंग एवरेज है, आपने उसको 100 की बजाय आपने उसको 200 पीरियड की मूविंग एवरेज आपने कर दिया। 2 क्रॉस ओवर की बजाय आपने उसको 3 क्रॉस ओवर कर दिया, या कुछ भी आपने कर दिया। इसको बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि उस ऑप्टिमाइजेशन में, यानी कि ऑप्टिमाइजेशन करते हुए आपने इतनी ऑप्टिमाइजेशन की, आपने पिछले जो मंडी की जो चाल थी, आपने उसको ऐसा उसमें फेरा कि वो आपने रूल्स इतने चेंज कर दिए कि वो अब पिछली चाल के मुताबिक हो गया। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना होगा। जो बातें मैं कर रहा हूं वो इंफॉर्मेटिव भी है और रिफॉर्मेटिव भी है, यानी इतला भी करेंगी, इस्लाह भी करेंगी। इनको बड़े ध्यान से आपने समझना होगा। जो आपने पिछले पिछले टाइम में आपने अपने सिस्टम को, अपनी टेक्निक को ऐसा चेंज किया, ऐसा चेंज किया, इतना चेंज कर दिया, इतना चेंज कर दिया कि वो अब पिछली चाल के मुताबिक हो गया। अब वो पिछली चाल के मुताबिक हो गया। अब उस सिस्टम के लिए कामयाब होने के लिए, उस सिस्टम के कामयाब होने के लिए अब ये शर्त आयद हो गई है कि जो पिछले 5 सालों में जो मंडी ने चाल चली थी, अब हर बार हमेशा वही चाल चलती रहे। तो आप खुद बताइए, क्या ऐसा होगा? ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप गोल्ड ही को देख लीजिए। गोल्ड गालिबन साल 2002 की बात है, 2002 से लेकर 2011 तक या 2012 तक की आप चाल देखें। गोल्ड की 2002 से लेकर 2011 या 12 तक की आप चाल देखें, इतने 10 प्लस इयर्स में गोल्ड ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ निकलता चला गया। सेफ हेवन का उसका जो स्टेटस था, वो उसको उसमें वो पक्का से पक्का होता चला गया। और वो ट्रेंड फॉलोइंग और ब्रेकआउट सिस्टम जो इस अरसे में 10, 11, 12 सालों में जो इतने कामयाब थे, 2012 के बाद वो सब के सब नाकाम हो गए। अब किसी बंदे ने गोल्ड पर 2002 से लेकर 2002 से लेकर 2011-12 तक की जो बैक टेस्टिंग में उसको ऑप्टिमाइज किया होगा, 2012 के बाद वो सिस्टम सारा उसका फेल हो जाएगा। ये है कर्व फिटिंग। तो अपनी ट्रेडिंग सिस्टम बनाते वक्त उसको इतना बैक टेस्टिंग के बाद उसको इतना ऑप्टिमाइज मत करें कि वो पिछली चाल के एन मुताबिक हो जाए, फिर वो डिमांड करे कि मुस्तकबिल में भी यही चाल बार बार रूनुमा होती रहे। ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। इसलिए ये एक सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट थी डिजाइन सिस्टम को डिजाइन करते वक्त की। आगे चलते हैं। Follow the final tested plan without exception. Discipline, discipline, discipline. No one is smarter than the computer.
regardless of how painful losses may be and how wide spreads between price and stocks may affect one's staying power. Discipline कितना important है. आपने हर चीज कर ली, आपने टेस्टेड प्लान फाइनलाइज कर दिया, आपने हर चीज फाइनलाइज कर दी, हर चीज कर दी, लेकिन हम इंसान हैं, हम जितना भी हो जाए हम कंप्यूटर से ज्यादा स्मार्ट तो नहीं सकते. तो इसलिए डिसिप्लिन की फिर भी हमें हाजत रहेगी. हमारा इंसान होना इस बात की डिमांड कर रहा है कि हमें डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा. डिसिप्लिन से हम जरा सा हटेंगे, हमारा सिस्टम सारा खराब हो जाएगा. ये उसकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है. आगे चलते हैं. अब हम थोड़ा सा जरा देखते हैं कि why are trading systems necessary? Traders and investors' greatest misconception is that the market has order and that by finding and acting on that order, profits will be consistent and large. It presumes that a magic formula exists somewhere that can predict markets. This belief is not true. There is no magic order to the markets beyond the fact that they sometimes trend and more often remain in trading ranges. ये बात जहन से निकाल दीजिए कि मंडियों में कोई फार्मूला काम करता है. नहीं, मंडियों में कोई फार्मूला, ऐसा कोई मैजिक फार्मूला, कोई होली ग्रेल है ही नहीं जो आपने बस एक फार्मूला बना दिया अब हर बार आपको प्रॉफिट पे प्रॉफिट देता चला जाएगा. यहाँ पर ऑर्डर को जरा जहन में रखिए. मंडियों में ऑर्डर कोई ऐसा है ही नहीं, कोई ऐसी कि जो फार्मूला आपको ढूंढ के बता दे और फिर उस पर हमेशा मंडी उसके मुताबिक चले. मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि आपने प्रिडिक्शन की तरफ नहीं जाना, आपने रिएक्शन की तरफ जाना है. प्रिडिक्शन के अलावा रिएक्शन से भी पैसा बनाया जा सकता है. इसलिए प्रिडिक्शन में अपना टाइम जाया मत कीजिए. प्रिडिक्शन का कोई फायदा नहीं है. रिएक्टिव ट्रेडिंग का फायदा है, रिएक्शन का फायदा है, मैकेनिकल सिस्टम्स का फायदा है. The money made is based on the use of well-controlled entries and exits, especially those that limit the amount of loss that can occur and that will react to changing conditions in the market. A system will aid the investor or trader in timing these market entries and exits. तो आपकी जो वेल कंट्रोल्ड एंट्रीज एंड एग्जिट्स हैं और खासतौर पर वो जो आपके लॉस को कम से कम करें और मंडी की बदलती सूरत हाल के साथ उसके मुताबिक रिएक्ट करें. अच्छा, अब हम चलते हैं जी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की तरफ. सॉरी, ट्रेडिंग आपके सामने ये चार्ट आपको नजर आ रहा है. ट्रेडिंग सिस्टम से क्या मुराद है? अब ट्रेडिंग, इसकी आप बेशक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये काम आएगा. आपको जो भी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगे आप उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन स्क्रीनशॉट लेते वक्त ये ध्यान में रखिएगा कि कहीं आप इस वेबिनार से एग्जिट ना हो जाए, इससे बाहर ना हो जाए. ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर क्या है? ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, फिर ट्रेडिंग स्टाइल है, फिर रिस्क मनी मैनेजमेंट है और फिर डिवर्सिफिकेशन है. तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है वही ट्रेडिंग सिस्टम है. नहीं, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है वो तो एक छोटा हिस्सा है. ट्रेडिंग स्टाइल अलग चीज है, रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट या रिवॉर्ड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट अलग चीज है, मनी मैनेजमेंट अलग चीज है और रिवॉर्ड मैनेजमेंट अलग चीज है. ये तीन अलग अलग चीजें हैं. और डिवर्सिफिकेशन में सिर्फ मंडियों के फैलाव की बात नहीं की जाती. डिवर्सिफिकेशन में स्ट्रेटजीज की डिवर्सिफिकेशन भी होती है. यानी कि हमने तो आमतौर पर ज्यादातर आम आवाम को यही बात मालूम है कि डिवर्सिफिकेशन जो है मंडियों के फैलाव के, जैसे आपने कमोडिटीज भी आपने ट्रेड करनी है, जैसे आपने स्टॉक्स में भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, जैसे आपने करेंसीज में भी करनी है, क्रिप्टो में भी करनी है, स्टॉक इंडिसेस में भी करनी है, फ्यूचर्स में भी करनी है. लेकिन इसके अलावा मंडियों की डाइवर्सिफिकेशन के अलावा आपको स्ट्रेटजीज की भी डाइवर्सिफिकेशन करनी है. जैसे आपके पास एक स्ट्रेटजी स्कैल्पिंग की है, एक स्ट्रेटजी आपके पास ट्रेंड फॉलोइंग की पोजीशन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, एक आपके पास इंट्राडे भी है, एक आपके पास स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी है. तो अच्छा, एक बहुत प्रोफेशनल फंड मैनेजर या एक अच्छा ट्रेडर वो क्या करता है?
वो डाइवर्सिफिकेशन में स्ट्रेटजीज की भी डाइवर्सिफिकेशन करता है। वो चारों स्टाइल लेकर उनमें अपने अपने जो ट्रेडिंग सिस्टम है उसको फैलाता है। जी, ये 4 बातें आपने ज़हन में रखनी है। एक मुकम्मल ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी है, ट्रेडिंग स्टाइल भी है, रिस्क मनी मैनेजमेंट भी है और डाइवर्सिफिकेशन भी है। आगे अब हम चलते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की तरफ। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की तरफ चलते हैं कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है। देखिए, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बुनियादी तौर पर 2 इकसाम की है। 2 इसकी किस्में हैं, एक है डिस्क्रेशनरी और एक है मैकेनिकल। दोनों के बारे में आपको मैंने पहले ये बात बता दी थी कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की 2 मेन किस्में हैं। डिस्क्रेशनरी में क्या होता है कि आप प्राइस एक्शन इस्तेमाल करते हैं, आप ट्रेंड लाइंस इस्तेमाल करते हैं, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स इस्तेमाल करते हैं, आप फिबोनाची इस्तेमाल करते हैं, आप एलियट वेव इस्तेमाल करते हैं, आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स जैसे डोजी हो गया, बुलिश, बेयरिश एनगल्फिंग हो गया, मॉर्निंग स्टार हो गया, शूटिंग स्टार हो गया, हैंगिंग मैन हो गया, हैमर हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गया। ये चीजें डिस्क्रेशनरी ट्रेडिंग सिस्टम का हिस्सा है। और इसके अलावा प्राइस क्लासिकल प्राइस पैटर्न्स जैसे डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, हेड एंड शोल्डर हो गया, ट्रायंगल हो गया, पेनेंट हो गया। इसके अलावा इसके अलावा बहुत सारे जो क्लासिकल प्राइस पैटर्न्स हैं, ये तमाम चीजें डिस्क्रेशनरी ट्रेडिंग का हिस्सा है। अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं तो दूसरे लफ्जों में आप डिस्क्रेशनरी ट्रेडर हैं। और इसकी दूसरी किस्म क्या है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की, वो है मैकेनिकल। अब होता ये है कि मैकेनिकल सिस्टम में आप टेक्निकल इंडिकेटर्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे मशहूर जमाना 3 डक्स ट्रेडिंग सिस्टम, जो कि मैं अपने वेबिनार्स में आपको कई मरतबा मैंने ये सिस्टम आपको मैंने सिखाया है। वो है मैकेनिकल, प्योर मैकेनिकल, और एक मूविंग एवरेज के ऊपर वो डिपेंड करता है। जैसे जो है 60 पीरियड मूविंग एवरेज पर 3 टाइम फ्रेम्स में वो इस्तेमाल होता है, 4 आवर में, 1 आवर में और 5 मिनट के चार्ट में वो इस्तेमाल होता है। और बेहतरीन ट्रेडिंग सिस्टम है, एक मुकम्मल कामयाब ट्रेडिंग सिस्टम, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। 3 डक्स ट्रेडिंग सिस्टम एक मुकम्मल और कामयाब ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। मैं अपने वेबिनार्स में मैंने वो मुकम्मल तौर पर मैंने वो सिखाया है, और मेरे आगे आने वाले वेबिनार्स में भी आप उसको दोबारा आप सीखेंगे। तो अब वो एक मैकेनिकल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, और उसके अंदर आपका अपना जहन, आपका तजर्बा, आपकी छठी हिस्स, कुछ भी इस्तेमाल नहीं होगा। अगर वो कह रहा है खरीदारी तो फिर वो खरीदारी ही बनेगी, अगर वो कह रहा है फरोख्त तो फिर फरोख्त ही बनेगी। भले आपका अपना दिल कह रहा हो, आप चार्ट को देख रहे हो, आप उसमें कह रहे हो कि नहीं, मुझे तो लगता है कि ये अब तो मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगी, अब तो मार्केट नीचे की तरफ निकल जाएगी, लेकिन सिस्टम मैकेनिकल कह रहा है नहीं, आपको अभी बाय करनी है, तो फिर आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करके आपको बाय ही करनी होगी। ये होती है मैकेनिकल। क्यों? क्योंकि आपने एक मर्तबा अच्छे से उसकी बैक टेस्टिंग करके, उसकी उसकी ऑप्टिमाइजेशन करके उसको चेक कर लिया है। जब वो सिस्टम कामयाब है, तो अगर वो आर्जी तौर पर कुछ छोटे मोटे लॉसेस दे रहा है तो आप उसको इग्नोर करेंगे। और अगर आपका अपनी छठी हिस्स कह रही है कि नहीं, यहाँ पर बाय बनती है, और मैकेनिकल सिस्टम कह रहा है नहीं, यहाँ पर सेल बनती है, तो मैकेनिकल सिस्टम में आपको मैकेनिकल सिस्टम के मुताबिक काम करना पड़ेगा। तो लेकिन अब एक शख्स है, वो प्राइस एक्शन का भी बहुत माहिर है, और उसके पास एक कामयाब मैकेनिकल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी है। अब वो शख्स यहाँ पर क्या करे? उसको चाहिए कि अपने 2 अकाउंट खोले, उसको चाहिए कि अपने 2 अकाउंट्स खोले। एक को रखे मैकेनिकल में, जहां पर उसका सिस्टम जैसे 3 डक्स ट्रेडिंग सिस्टम हो गया, या इंट्राडे जो सेशन ट्रेडिंग सिस्टम हो गया, या कोबरा टीएचवी ट्रेडिंग सिस्टम हो गया, या ट्रेंड लाइन का ट्रेडिंग सिस्टम हो गया, या सिंगल कैंडल ट्रेडिंग सिस्टम हो गया। जो भी उसका कामयाब ट्रेडिंग सिस्टम है, उसको वो एक अलग अकाउंट में रखे और उसको उसके मुताबिक चले। अब जो उसके दिल में जो ख्वाहिशात आती हैं कि नहीं, अब जो मेरा दिल कहता है मंडी यहां से जाएगी ऊपर, मंडी यहां से नीचे आएगी, वो अपनी ख्वाहिश पूरी करे दूसरे अकाउंट में। वो अपनी ख्वाहिश पूरी करे दूसरे अकाउंट में, जहां पर वो अपने अपनी अपनी छठी हिस्स, अपना तजर्बा, उसका जो दिल कह रहा है, जो अपनी ख्वाहिश है, जो उसके अंदर की ख्वाहिश है, वो सारी ख्वाहिशें वो दूसरे अकाउंट में जाकर पूरी करे वो। लेकिन मैकेनिकल को मत छेड़े वो। मैकेनिकल के अंदर उसके मुताबिक चले, डिस्क्रिशनरी के अंदर वो उसके मुताबिक चले। ये है प्रोफेशनल तरीका। लेकिन
अब बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, वो मैकेनिकल को इस्तेमाल नहीं करते, वो डिस्क्रेशनरी में है। तो भले वो डिस्क्रेशनरी को ही इस्तेमाल करते रहे, और अगर कोई कहता है कि नहीं हमें प्राइस एक्शन नहीं आता, हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस, हमें इन चीजों के अंदर कोई शौक नहीं है, हमें बस बनी बनाई चीज चाहिए, हमें हमें बस जो मैकेनिकल सिस्टम ने क्या दिया हम उस पर अमल करेंगे, तो फिर उनके लिए मैकेनिकल ट्रेडिंग सिस्टम है। ये बात आपको समझ में आ गई आपको कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज की ये दो किस्में हैं, इनको जहन में रख लीजिए और इन्हीं के मुताबिक अपने आज आपने ये फैसला करना है। आज रात को सोने से पहले कागज पेंसिल लेकर आज आपने अपना पूरा ट्रेडिंग प्लान बनाना है। ये जो बातें मैं बता रहा हूं इनके मुताबिक आपने ये प्लान बनाना है। इस वक्त मैं CMT तकरीबन मेरा मुकम्मल होने वाला है, चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन, इस पर मेरा 11 लाख रुपया लगा है मेरा, और CFT सर्टिफाइड फाइनेंशियल टेक्नीशियन में हो चुका हूं मैं। ये बात बताने का मकसद ये है कि इतना पैसा लगाकर वो सारी चीजें पढ़कर अब जो मैं बात कर रहा हूं उसमें वजन है। ये जो बातें मैं कर रहा हूं ये खुद से मेरी बातें नहीं है, ये हमने जो CMT के अंदर हमने पढ़ा है ये वो बातें। और CMT वो इदारा जिसको 50 साल हो चुके हैं, और अपनी 50वीं जो सालगिरह है उन्होंने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर उन्होंने वो अपनी मनाई है। और जॉन बॉलिंजर जिसने बॉलिंजर बैंड बनाया, जिस शख्स ने जो मशहूर जमाना जिसको आप इस्तेमाल करते हैं बॉलिंजर बैंड, वो भी CMT है। तो आप इस CMT की आप इसकी अफादियत इसको नोट कर लीजिए कि इसमें क्या चीजें हैं। तो वो जो बातें सारी सीखी हैं वो सारी बातें मैं आपको उनका निचोड़ बता रहा हूं यहाँ पर। इसलिए इन बातों में वजन मेरी वजह से इन बातों में वजन नहीं है, वजन इस वजह से है कि ये CMT की सारी बातें आपको मैं बता रहा हूँ जो हमने प्रोफेशनली, और जो बातें वो किताब के अंदर लिखते हैं ये वो बातें होती है जो दुनिया के कामयाब तरीन ट्रेडर से उनसे डायरेक्टली लेकर उन्होंने वहां पर ये बातें, पूरी कमेटी बैठती है जो ये बातें सारी वहां पर लिखती है कि हमें किस चीज को इसमें कोर्स के अंदर, करिकुलम के अंदर, बुक्स के अंदर हमने किस चीज को अंदर एंटर करना है और किस चीज को बाहर निकालना है। ये बड़ी बड़ी एहतियात से, तो ये जो सारी बातें बता रहा हूँ ये सारी CMT से हमने सीखी हुई है जी। In discretionary systems, entries and exits are determined by intuition. In other words, the trader or investor exercises some discretion in making trades. This type of trader is generally looking for the home run. In fact, many truly exceptional traders are like this. They have the gifted intuition to be able to do this consistently and profitably. ये बात जरा ज़हन में रखिएगा कि डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग सिस्टम जो है वो आम आवाम के लिए नहीं है। दो किस्म के कामयाब ट्रेडर्स हैं। मेरी आवाज आपको आ रही है? लिखकर जरा बताइएगा, मेरी आवाज आपको आ रही है या आपको स्क्रीन और मेरी वीडियो आपको नजर आ रही है, और क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्लियर? लिखकर बताइए जी। आपने जुड़े रहना है आखिर तक। आखिर में हमने एक कॉन्टेस्ट भी है, प्राइज, जो विनर्स हैं जो आप हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया उनके लिए प्राइज भी है, और जो मैं आगे जाकर चीजें बताऊंगा ये आपको आज आपकी ट्रेडिंग की जो जर्नी है इसको बूस्ट कर देगी, इसको चेंज कर देगी और कामयाब कर देगी इंशाल्लाह। ये जो बात मैंने अभी यहाँ पर जो मैंने बात की है वो क्या है यहाँ पर कि जो कामयाब ट्रेडर्स हैं, जो कामयाब ट्रेडर्स हैं उनकी दो किस्में हैं। एक है अवामी कामयाब ट्रेडर्स, यानी आम है वो भी कामयाब है, वो भी कामयाब, लेकिन आम जनता, आम। और दूसरी किस्म कौन सी है? एक्सेप्शनल, बहुत ही कामयाब। अब मजे की बात यह है कि जिसकी मुखालफत अभी मैं कर रहा था डिस्क्रेशनरी ट्रेडिंग सिस्टम की, वो असल में जो एक्सेप्शनल ट्रेडर्स हैं जिनको गॉड गिफ्टेड दिमाग मिला है वो दरअसल डिस्क्रेशनरी सिस्टम लेकर चलते हैं। तो मैं इसमें इसको अब इतना डिस्करेज नहीं करूंगा। अगर आप समझते हैं कि आपका IQ, आपका दिमाग और आपका EQ, इमोशनल जो आपकी इंटेलिजेंस है, अगर वो बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत जबरदस्त जीनियस है, आपका IQ 140 है, 150 है, 160 है। एक बात कही जाती है कि आइंस्टाइन का जो IQ था वो 160 था,
हालांकि उसने कभी चेक नहीं करवाया, लेकिन लोगों का ये ख्याल है, जो जो इंटेलिजेंस के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये ख्याल है कि आइंस्टाइन का जो आईक्यू था वो 160 के अराउंड था। तो अगर आप समझते हैं कि ये आपका जो आईक्यू है वो 140 है, आप इसको चेक कर सकते हैं, आप इसको जाकर आप इसका टेस्ट दे सकते हैं, और आप जो है वो खास तौर पर आप मेंसा एक इदारा है, पाकिस्तान के अंदर भी है, एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट, उसकी निगरानी में जब आप टेस्ट देते हैं, वो फिर ये आपको बताता है कि आपका आईक्यू कितना है। अगर आपका आईक्यू निकल आया 140 या 130 से भी ऊपर हो गया, तो इसका मतलब है कि आप ट्रेडिंग में बहुत कामयाब हो गए, तो आपको डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग सिस्टम आपको इस्तेमाल करना चाहिए आपको। अगर आपका आईक्यू 130 से ऊपर है, अगर आपका आईक्यू 130 से ऊपर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपका 100 या 110 है या 115 या 112 के आसपास जा रहा है, तो तो फिर तो फिर आपको जो है वो मैकेनिकल ट्रेडिंग सिस्टम की तरफ आपको आना चाहिए। अब हम देखते हैं कि ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, वही बात जो मैं अभी आपको कर चुका हूं। मैकेनिकल नॉन डिस्क्रिशनरी सिस्टम्स आर दोस इन व्हिच एंट्रीज एंड एग्जिट्स are determined mechanically by a computer or an algorithm. The majority of successful traders and investors use non-discretionary systems. The majority of successful, याद रखिएगा, majority of successful, लेकिन जो exceptional है वो बहुत थोड़ी तादाद में है, लेकिन majority जो आम अवामी कामयाब traders हैं वो मैकेनिकल सिस्टम्स इस्तेमाल करते हैं। They understand that nothing is perfect and that markets change character over time. However, by testing their methods and strategies, they have derived a mechanical system that minimizes risk of loss and maximizes return. ये बात आपको समझ में आती है? ये डिस्क्रिशनरी और मैकेनिकल में क्या फर्क है? आज आपको ये फैसला करना पड़ेगा, आज आपको ये फैसला करना पड़ेगा कि आपने मैकेनिकल सिस्टम, आप एक मैकेनिकल ट्रेडर हैं या डिस्क्रिशनरी हैं। हाँ, आप हाइब्रिड भी हो सकते हैं, आप दोनों को मिक्स करके हाइब्रिड भी हो सकते हैं आप। आगे चलते हैं। अभी हमने क्या बात की थी? हमने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की, हमने एक आपको किस्म बताई कि या तो वो मैकेनिकल होगी या फिर वो डिस्क्रिशनरी होगी। अब यहां पर हम दूसरी बात करने जा रहे हैं। अब जो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, इसकी एक और अप्रोच भी है, और वो है कि ट्रेंड के लिहाज से वो क्या है। क्या वो ट्रेंड फॉलोइंग है या मीन रिवर्जन है, ये भी आपको तय करना है कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है। क्या आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, एक तो आपने तय कर लिया कि वो मैकेनिकल है या डिस्क्रिशनरी है, या प्राइस एक्शन पे आपने अपनी छठी हिस्से काम करना है, या फिर आपने मैकेनिकल फार्मूले के तहत काम करना है, ये आपको फैसला करना होगा। अब दूसरा फैसला आपने क्या करना है, इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लें। दूसरा फैसला आपको क्या करना है कि क्या वो ट्रेंड फॉलोइंग है या मीन रिवर्जन है, ये भी आपको फैसला करना है आपको। अब देखते हैं कि ट्रेंड फॉलोइंग क्या है और मीन रिवर्जन क्या है। अब ट्रेंड फॉलोइंग की क्या उसकी उसकी खसूसियात हैं, वो ये जरा नोट कीजिएगा। जी, फिलॉसफी ट्रेंड फॉलोइंग, द ट्रेंड इज योर फ्रेंड। बड़ा आपने मशहूर ये कहावत आपने सुनी होगी, द ट्रेंड इज योर फ्रेंड बट स्टॉप लॉस इज योर बेस्ट फ्रेंड। फिर दोबारा गौर से सुनिए, इसको याद कीजिए। द ट्रेंड इज योर फ्रेंड बट स्टॉप लॉस इज योर बेस्ट फ्रेंड। ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रेंड फॉलोइंग का? कैपिटलाइज ऑन मार्केट्स और एसेट्स दैट आर मूविंग स्ट्रांगली इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, आइदर अप और डाउन। तो ट्रेंड फॉलोइंग एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के साथ चलता चला जाता है, चलता चला जाता है, चलता चला जाता है, वो ट्रेंड को फॉलो करता है, बड़े बड़े प्रॉफिट्स लेता है, छोटे छोटे लॉसेस लेता है। Characteristics क्या है? Trades are taken in the direction of the prevailing trend, aims to buy assets in an uptrend and sell short assets in a downtrend, relies on momentum indicators and moving averages to identify and confirm trends. Stop losses are often used to exit a position if the trend shows signs of reversing. Tools क्या इस्तेमाल होते हैं आमतौर पर? मूविंग एवरेजेस इसमें इस्तेमाल होती हैं ट्रेंड फॉलोइंग में। ट्रेंड फॉलोइंग में मूविंग एवरेजेस इस्तेमाल होती हैं जनरली, और ट्रेंड लाइंस भी इस्तेमाल होती हैं। मूविंग एवरेजेस भी इस्तेमाल होती हैं और ट्रेंड लाइंस
भी इस्तेमाल होती हैं, और मोमेंटम इंडिकेटर्स जैसे मैकडी, जिसे मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस कहते हैं, या आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है वो मोमेंटम इंडिकेटर, यानी कि वो आपको 50 से ऊपर मोमेंटम भी बताता है, और आपको खासतौर पर जो डाइवर्जेंस है वो भी आपको बताता है। लेकिन ये याद रखिएगा कि आरएसआई मीन रिवर्जन या काउंटर ट्रेंड के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो अब ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? कैन कैप्चर सिग्निफिकेंट प्रॉफिट्स इन स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट्स। ये आपको बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट देगा, बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट देगा। याद रखिएगा, मेरी एक बात को याद रखिएगा, अगर आप ऊपर की तरफ आपने खरीदारी की है और आपने ऊपर ऊपर की तरफ आपने प्रॉफिट टारगेट या प्रॉफिट लिमिट आपने लगा दी है, तो इसका मतलब है कि आप ट्रेंड फॉलोइंग नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात, इस पॉइंट को दोबारा दोबारा सुनिए मेरी बात। क्या बात मैंने की है? अगर आपने खरीदारी के बाद उस खरीदारी से ऊपर प्रॉफिट लिमिट लगा दी है, तो इसका मतलब है कि ये आप ट्रेंड फॉलोइंग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ट्रेंड फॉलोइंग चलती मंडी में पीछे की तरफ से प्रॉफिट का स्टॉप लगाता है। यानी कि अगर एक ट्रेंड आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, आपने खरीदारी कर ली है, अब खरीदारी कर ली है, अब ट्रेंड भी ऊपर की तरफ जाई जा रहा है, जाई जा रहा है, जाई जा रहा है, जाई जा रहा है, तो आप पीछा करेंगे उसका। आप पहले स्टॉप लॉस लगाएंगे, फिर वो स्टॉप लॉस बढ़कर ब्रेक इवन स्टॉप बनेगा, फिर वो प्रॉफिट स्टॉप हो जाएगा, और वो जो प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, और पीछे से आपका जो प्रॉफिट स्टॉप है वो भी पीछे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, यहां तक कि अचानक मार्केट गिरती है नीचे, तो आपका वो प्रॉफिट वो आप लेकर एग्जिट हो जाएंगे। ये ट्रेंड फॉलोइंग होती है। और फिर वो जितना बढ़ता है, बढ़ता चला जाए, अगर वो साल तक बढ़ रहा है, तो ट्रेंड फॉलोइंग जो सिस्टम है वो आपकी ट्रेड खत्म नहीं करेगा, वो साल तक चलता है, 10 महीने चलता है, 7 महीने चलता है, जितना लंबा वो ट्रेंड चलेगा, वो उस एक ट्रेड में बैठा ही रहेगा, वो जो ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है। अब चैलेंजेस क्या है इसकी? इसकी आपने अच्छी बात है तो आपने इसकी सुन ली है, अब इसकी खराब बात क्या है? वो ये कि फॉल्स सिग्नल्स और whipsaws कैन अकर इन साइडवेज और कंसोलिडेटिंग मार्केट्स। जब मंडी रेंज बाउंड हो जाए, साइडवेज हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, whipsaw दिखाना शुरू कर दे, कंसोलिडेशन में आ जाए, साइडवेज हो जाए, रेंज बाउंड हो जाए, तो फिर आपको छोटे छोटे बहुत सारे लॉसेस आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। ये इसकी एक नेगेटिव बात है। आगे चलते हैं। मीन रिवर्जन। मीन रिवर्जन क्या चीज है? ये दूसरी उसकी किस्म है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की। मीन रिवर्जन का मतलब है कि एक रेंज के अंदर ट्रेडिंग करना। फिर दोबारा मेरी बात को सुनिए, एक रेंज के अंदर ट्रेडिंग करना। ये ट्रेंड फॉलोइंग क्या था? रेंज से बाहर निकलकर मंडी चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, वो भी आपकी ट्रेड भी चलती जा रही है, वो अगर 10 साल तक खत्म नहीं होगी, आपकी ट्रेड भी खत्म नहीं होगी आपकी। इसको बोलते हैं ट्रेंड फॉलोइंग। लेकिन मीन रिवर्जन क्या है? वो एक रेंज देखता है और उस रेंज के अंदर ऊपर जाएगा सेल करेगा, नीचे आएगा बाय करेगा, ऊपर जाएगा सेल करेगा, यानी ट्रेंड के मुखालिफ चलता है, मीन की तरफ आता है, मीन की तरफ ये अप्रोच करता है। इसको मीन रिवर्जन कहते हैं। इसमें जो आपकी प्रॉफिट की लिमिट है वो ऊपर जाके लगती है। अगर आपने सेल शॉर्ट कर दी है तो प्रॉफिट लिमिट जो आपकी वो नीचे जाके आपकी लगेगी। ये ट्रेंड फॉलोइंग के उलट है। इसकी फिलॉसफी क्या है? सुनिए, इसकी फिलॉसफी क्या है? व्हाट गोज अप मस्ट कम डाउन एंड वाइस वर्सा। जो चीज ऊपर गई है वो वापस लाजमी आएगी। ये है इसकी फिलॉसफी। इसी को वो कैश करता है। यानी कि अगर एक रेंज उसने उसने बना लिया है, उसको पता है कि जो चीज ऊपर जाएगी उसने वापस भी आना है, जो चीज नीचे गई है उसने दोबारा वापस आना है। इस चीज को वो कैश करेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? कैपिटलाइज ऑन प्राइस डिविएशंस फ्रॉम अ perceived mean or average with the expectation that prices will revert back to this mean. तो ये क्या करता है? ये स्टाइल सॉरी ये जो किस्म है इसकी मीन रिवर्जन, ये दरअसल काउंटर ट्रेंड है। रेंज बाउंड ट्रेडिंग इसे कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके? बिलीव्स दैट मार्केट्स और एसेट्स
oscillate around a central average or equilibrium, aims to buy assets perceived as undervalued below the mean and sell short assets perceived as overvalued above the mean, often relies on statistical measures to determine overbought and oversold conditions. Simply जो आपके oscillators हैं, जैसे overbought हो गई, oversold हो गई, तो अब जिस तरह एक मार्केट ओवरबॉट हो गई है तो क्या करेगा, वो वहां पर सेल करेगा, ओवरसोल्ड हो गई है तो वहां पर वो बाय करेगा। अब ओवरबॉट हो गई, एक ट्रेंड फॉलोइंग वाला जो बंदा है, एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम का ट्रेडर जो है, ट्रेंड फॉलोइंग वाला, वो ओवरबॉट ओवरसोल्ड की तरफ नहीं जाता। वो कहता है बस चीज चल रही है, चलती ही चली जाएगी, ये चलती ही चली जाएगी, जब तक जा रही है हम भी चलते चले जाएंगे। लेकिन मीन रिवर्जन वाला जो है वो देखेगा कि नहीं, ये अब ओवरबॉट हो गया, ये गिरे, ये रिट्रेसमेंट लेगी, भले जाती रही उसके बाद, लेकिन मैं इसकी इस छोटी सी रिट्रेसमेंट को कैश करूंगा। मैं इसको बोलते हैं ओवरबॉट पर सेलिंग कर देना मीन रिवर्जन में। अब इसमें बॉलिंजर बैंड भी इस्तेमाल होता है, और बॉलिंजर बैंड जो है वो ट्रेंड फॉलोइंग में भी इस्तेमाल होता है। आरएसआई, उसकी जो ओवरबॉट ओवरसोल्ड स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर, ये सारी चीजें इसमें इस्तेमाल होती हैं। इसके एडवांटेज क्या है, कैन बी प्रॉफिटेबल इन साइडवेज और ऑसिलेटिंग मार्केट्स। जाहिर सी बात है कि मीन रिवर्जन जो है वो साइडवेज मंडी में बेहतरीन चलेगी। और चैलेंज क्या है इसका, इफ अ न्यू ट्रेंड डेवलप्स द एसेट माइट नॉट रिवर्ट टू द मीन लीडिंग टू पोटेंशियल लॉसेस। आपने आपकी फिलॉसफी में आपने ये बात कह दी कि जो चीज ऊपर जाती है वो वापस आती है, पर वो कब जाकर वापस आएगी इसका फैसला कौन करेगा। अगर 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 वो जाकर वापस ना आई और बस इतना चलती चली गई, चलती चली गई, चलती चली गई, और आपका अकाउंट वॉश करने के बाद वापस आ गई, तो वो जो स्ट्रेटजी का जो क्लेम था, जो मीन रिवर्जन ने जो इतनी जबरदस्त फिलॉसफी बताई थी, जो चीज ऊपर जाती है वापस आती है, वो तो पूरी हो गई, लेकिन आपका अकाउंट वॉश करके पूरी हुई है। तो इसलिए आपके अकाउंट वॉश होने का ताल्लुक आपके स्ट्रेटजी के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक आपके रिस्क मनी मैनेजमेंट के साथ है। आगे चलते हैं। अब हमने ये देख लिया कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है। हमने ये देख लिया कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है। इसकी दो किस्में आपने नोट की, वो क्या थी, डिस्क्रेशनरी या मैकेनिकल, या अपनी छठी हिस्स पर अपनी जो आपकी आंख ट्रेंड है उस पर काम करना है, और उसमें डिस्क्रेशनरी में प्रेडिक्शंस होती हैं, या फिर आपने मैकेनिकल में जाना है जिसमें रिएक्शन होता है। डिस्क्रेशनरी में बहुत सुपर किस्म के जो ट्रेडर्स हैं वो डिस्क्रेशनरी में कामयाब होते हैं, जिनका आईक्यू इंतहा का बड़ा हुआ, जीनियस लोग कामयाब होते हैं। लेकिन आम आवाम जो है, मेरे जैसी जो आम आवाम है, वो हमारा इतना जहन नहीं है, हम बस कामयाब ही हो जाए, नॉर्मल सा सादा सा कामयाब हो जाए, यही हमारे लिए काफी है। तो हम जैसे लोगों के लिए फिर क्या है, हम जैसे लोगों के लिए मैकेनिकल ट्रेडिंग सिस्टम्स हैं जो रिएक्ट करके हमें कामयाब करते हैं। और इसकी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की हमने दो और किस्में भी आपको बताई, एक है ट्रेंड फॉलोइंग, या ट्रेंड को फॉलो करते रहो, या फिर मीन रिवर्जन की तरफ आ जाओ। मेरे लिहाज से दोनों काम करो, मेरे लिहाज से ये दोनों काम आपने करने, इसी को डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, कि दोनों काम आपको करने हैं। अब हम आते हैं ट्रेडिंग स्टाइल की तरफ। अब ट्रेडिंग स्टाइल जो है ये किसी और बला का नाम है, ट्रेडिंग स्टाइल जो है ये किसी और चीज का नाम है। अब देखिए, ये आपके सामने ट्रेडिंग स्टाइल की चार किस्में हैं, स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग एंड पोजीशन ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग स्टाइल जो है ये आपको नोट करना है कि ये चार किस्में कौन कौन सी है, और आपको ये फैसला करना है कि आपको क्या इनमें से किसी एक पर अमल करना है या चारों पर अमल करना है। आप इन चारों पर भी अमल कर सकते हैं, इसी को डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं स्ट्रेटजी की। अब स्कैल्पिंग क्या चीज है, स्कैल्पर जो होता है वो एक ही दिन में 50-60 से लेकर 150-200 तक भी वो ट्रेड कर सकता है, और छोटे छोटे प्रॉफिट, छोटे छोटे लॉस लेता है। इंट्राडे वाला क्या करता है, वो दिन में 2-4-5-6 ट्रेड्स, 2-3 मंडियां पकड़ लेगा लंदन सेशन में, और यूरो और ब्रिटिश पाउंड वाली मार्केट्स पकड़ लेगा, और न्यूयॉर्क सेशन में गोल्ड, क्रूड ऑयल, नैस्डैक वाला
इस तरह की मार्केट्स में वो ट्रेड कर लेगा, 2 4 5 6 ट्रेड्स कर लेगा और इसका और मंडी बंद होने से पहले अपने तमाम ट्रेड्स को खत्म करके वो सोएगा। और स्विंग ट्रेडर क्या है, ये हफ्ता 4-5 दिन तक इसकी ट्रेड जाती है लंबी, और 1 महीने तक भी जा सकती है, 3-4 हफ्तों तक भी इसकी ट्रेड लंबी जा सकती है। लेकिन ये काम क्या करता है, ये काउंटर ट्रेड सिस्टम पे अमल करता है, ये मीन रिवर्जन ट्रेडिंग सिस्टम पर ये अमल करता है जो स्विंग ट्रेडर है। और पोजीशन ट्रेडर क्या है, ये लंबी ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडिंग सिस्टम पर अमल करता है, यानी कि इसका जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो ये होगा, जब ये एक ट्रेड लगा लेगा तो फिर ये उसको लंबा लेकर चलेगा, और जो ट्रेंड चल रहा है, जो ट्रेंड जिग जैग की शक्ल में ट्रेंड जो चल रहा है, उस चलते हुए ट्रेंड में जब मंडी ऊपर जाएगी, यहां से खरीदारी की पोजीशन ट्रेडर ने, ऊपर गई मंडी, जरा सा वापस आई, उसने एक और पोजीशन ऐड कर ली, उसने एक और खरीदारी कर ली, फिर ऊपर गई, थोड़ा सा नीचे आई, उसने एक और खरीदारी कर ली। इसको कहते हैं पोजीशंस बढ़ाना। इस पोजीशन बढ़ाते बढ़ाते इसको कहते हैं पोजीशन ट्रेडिंग, और ये ट्रेंड फॉलोइंग स्टाइल में होती है। आइए आगे चलते हैं। आपको ये फैसला करना होगा कि आपने इनमें से करना क्या है। ये आपकी जाती जिंदगी, आपकी शख्सियत, आप बिजनेस क्या करते हैं, आपके पास टाइम कितना है, आपके पास स्क्रीन टाइम कितना है, ये इस बात का फैसला करेगी कि आपको स्कैल्पिंग करनी है, इंट्राडे करनी है, स्विंग करनी है, पोजीशन करनी है, या आपको सब की सब आपको तमाम चीजें आपको करनी है। तो स्कैल्पिंग के बारे में ये जरा समझ लीजिए। ड्यूरेशन इसकी वेरी शॉर्ट टर्म, ऑफन मिनट्स टू आवर्स। ये जाती तौर पर मेरे लिहाज से, ये मैंने आपको एक जनरल जो हमारी इंडस्ट्री में जो रूल है वो है, लेकिन मेरे जाती तौर पर मेरे लिहाज से 10 मिनट से ऊपर ये ट्रेड स्कैल्पिंग की नहीं जानी चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, प्रॉफिट फ्रॉम वेरी स्मॉल प्राइस मूवमेंट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रिक्वायर्स क्विक decision making and fast execution, high frequency of trades within a single trading day, uses very short term charts, for example 1 minute or 5 minute charts, typically involves tight stop losses to limit potential losses। तो ये 5 मिनट का और 1 मिनट का चार्ट इसमें इस्तेमाल होता है, और इसमें आप 50-60 ट्रेड्स, 100-200 ट्रेड्स भी आप इसमें कर सकते हैं। अब इंट्राडे क्या है, ड्यूरेशन क्या है इंट्राडे की, विद इन अ सिंगल ट्रेडिंग डे। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट फ्रॉम शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट्स ड्यूरिंग द डे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, ट्रेड्स आर ओपन एंड क्लोज्ड ऑन द सेम डे, माइट यूज शॉर्ट टू मिड टर्म चार्ट्स, फॉर एग्जांपल 15 मिनट और 1 आवर चार्ट, requires a good understanding of daily market volatility and patterns। तो अब जो इंट्राडे ट्रेडिंग है उसमें मेरे जाती तौर पर 30 मिनट का जो चार्ट है वो बेहतरीन चार्ट है इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। इसमें वही 2-4 ट्रेड्स आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंट्राडे ट्रेडर को उसके लिए जो बेहतरीन चीज है वो ये है कि वो जो ट्रेडिंग करे वो सेशन में ट्रेडिंग करे, ये उसके लिए बड़ा अच्छा होगा। और जो डेटे आते हैं उन पर उसकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, और उसको पता हो कि डेली मार्केट जो है इसकी चाल क्या होती है, इसका मिजाज क्या होता है, दिन 12 बजे 1 बजे इसका मिजाज क्या होता है, शाम को 6 बजे इसका मिजाज क्या होता है, डाटा आने पर इसका रिएक्शन कैसा होता है। ये इंट्राडे ट्रेडर को इन चीजों के बारे में इसको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, स्विंग ट्रेडिंग, ड्यूरेशन सेवरल डेज टू वीक्स, कई दिनों से लेकर हफ्तों तक ये ट्रेड चलती है। ऑब्जेक्टिव क्या, प्रॉफिट फ्रॉम शॉर्ट टू मीडियम टर्म प्राइस मूवमेंट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैपिटलाइजेस ऑन एक्सपेक्टेड शॉर्ट टू मीडियम टर्म प्राइस मोमेंटम, यूजेस डेली टू वीकली चार्ट्स, लेस कंसर्न्ड अबाउट इंट्राडे प्राइस मूवमेंट्स। तो ये आपको जनरल जो हमारी इंडस्ट्री का जो रूल है वो ये है कि इसमें आप जो है वो डेली और वीकली चार्ट्स आप इसमें इस्तेमाल करते हैं। जाती तौर पर मेरे लिहाज से स्विंग ट्रेडिंग के लिए सबसे जो बेहतरीन चार्ट है वो है H4 का 4 आवर चार्ट जो है, 4 आवर चार्ट जो है वो सबसे बेहतरीन चार्ट है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। हाँ, आप डेली चार्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डेली से भी आपको अच्छा खासा फायदा होगा, लेकिन कुछ लोग वीकली भी करते हैं, लेकिन मेरे साथ तौर पर मेरे लिहाज से वीकली इसके लिए नहीं है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए नहीं है, लेकिन कुछ कर लेते हैं। पोजीशन ट्रेडिंग क्या है, ड्यूरेशन वीक्स टू मंथ्स और इवन ईयर्स। पोजीशन ट्रेडिंग
हफ्तों से महीनों और सालों तक भी जा सकती है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? प्रॉफिट फ्रॉम लॉन्ग टर्म प्राइस मूवमेंट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? बेस्ड मोर ऑन फंडामेंटल एनालिसिस, though technicals can still play a role. Less concern about short-term price fluctuations requires a deeper understanding of the broader market or a specific assets fundamentals. आमतौर पर पोजीशन ट्रेडिंग के लिए जो फंडामेंटल्स हैं उनका जानना बड़ा जरूरी होता है, लेकिन एक टेक्निकल जो ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है वो बगैर फंडामेंटल्स को समझे हुए भी आराम से पैसा बना सकता है। लेकिन अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी इस बहस में भी बड़े इसके अंदर हमें नजर आते हैं कि टेक्निकल्स अच्छे हैं या फंडामेंटल्स अच्छे हैं, इनमें से कामयाब क्या है? इनकी आपस में कोई लड़ाई ही नहीं है। क्यों ऐसी बहस में आप पढ़ते हैं कि टेक्निकल सही होते हैं, फंडामेंटल सही होते हैं? इनकी आपस में कोई बहस ही नहीं है, इनकी आपस में कोई लड़ाई नहीं है। ये एक दूसरे के मुकाबले में है ही नहीं। उसका काम डिफरेंट है, उसका काम बिल्कुल डिफरेंट है। अब फंडामेंटल का काम क्या है? फंडामेंटल आपको ये बताता है कि किसी भी मंडी की जनरल उसका जो ट्रेंड है वो किस तरफ हुआ है, या वो ऊपर की तरफ है या वो नीचे की तरफ है। बस फंडामेंटल का काम ये है। ये बात आपको समझ में आ गई? फंडामेंटल का जो काम है वो सिर्फ ये बताना है कि मंडी का रुख किस तरफ को है, क्या ये ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। और टेक्निकल्स जो है, टेक्निकल्स आपको ये बताते हैं कि आपने रिएक्ट कैसे करना है। हाँ, प्रेडिक्शन भी करते हैं, लेकिन टेक्निकल्स आपको स्टॉप लॉस का लेवल निकाल के देते हैं। टेक्निकल्स आपको प्रॉफिट टारगेट लेवल निकाल के आपको देते हैं। लेकिन ये काम फंडामेंटल नहीं कर सकता, क्योंकि फंडामेंटल ने कभी ये दावा किया ही नहीं है। फंडामेंटल का काम ही डिफरेंट है, टेक्निकल का काम ही डिफरेंट है। फंडामेंटल आपको सिर्फ ये बता रहा है कि मंडी का रुख किस तरफ को है, लेकिन उसमें आपने एंट्री कब करनी है ये वो नहीं बताएगा। वो आपको वॉलेटिलिटी के बारे में नहीं बताएगा, वो आपको स्टॉप लॉस के बारे में, ट्रेलिंग स्टॉप के बारे में नहीं बताएगा। वो आपको सिर्फ डायरेक्शन बताएगा। टेक्निकल्स आपको हर चीज बताएंगे, और ट्रेडिंग सिस्टम जो टेक्निकल बेस्ड है वो आपको हर चीज, आपको मुकम्मल पूरा पैकेज आपको देगा। जी, यहां पर हम थोड़ा सा वक्फा लेंगे, जाइएगा मत। हमने ट्रेडिंग स्टाइल्स के बारे में भी हमने देखा। दोबारा से मैं आपको रिपीट कर दूं, ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर हमने पहले देखी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी के अंदर दो चीजें थी। जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है उनको हम ये बता दें कि हमने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अंदर हमने दो चीजें देखी हैं। एक है डिस्क्रेशनरी और एक है मैकेनिकल। डिस्क्रेशनरी वो है जो प्राइस एक्शन से मुतालिक है, आपकी छठी हिस्स से, आपके तजर्बे से, आपकी आंख कितनी ट्रेंड है, आपकी नजर कितनी ट्रेंड है, जो देखते ही चार्ट को बता देती है कि मंडी अब ऊपर है या नीचे है। प्राइस एक्शन, एलियट वेव, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक प्राइस पैटर्न्स, हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डोजी, फिबोनाची, ट्रेंड लाइंस, चैनल एनालिसिस, ये तमाम चीजें प्राइस एक्शन, ये डिस्क्रिशनरी है। और मैकेनिकल क्या है? कोई ऐसा फार्मूला, कोई ऐसी टेक्निक, कोई इंडिकेटर या इंडिकेटर से बना हुआ कोई सिस्टम
जिसमें आपका कोई लेना देना नहीं है, जिसमें फैसले की ताकत आपके पास नहीं है, वो सिस्टम के पास है, वो मैकेनिकल है। इसके बाद हमने ये चीज देखी कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के आगे दो किस्में हैं, ट्रेंड फॉलोइंग और मीन रिवर्जन। या तो वो मंडी की बढ़ती हुई कीमतों के साथ बढ़ती ही चली जाएगी, या फिर वो ट्रेंड के मुखालिफ काम करेगी। ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेंड के साथ साथ अपना प्रॉफिट बढ़ाती चली जाएगी, एक ही ट्रेड में इतना सारा प्रॉफिट ले लेगी। जबकि मीन रिवर्जन जो है वो ट्रेंड के मुखालिफ काम करेगी, रेंज बाउंड या काउंटर ट्रेडिंग करेगी। फिर हमने देखा ट्रेडिंग स्टाइल्स क्या है, स्कैल्पिंग है, इंट्राडे है, स्विंग है और पोजीशन ट्रेडिंग स्टाइल है। अब हम आते हैं रिस्क मनी मैनेजमेंट की तरफ। ट्रेडिंग सिस्टम में रिस्क मनी मैनेजमेंट, risk and money management. Equity stop must not exceed 2% of capital per trade. सबसे पहला फार्मूला आपने क्या ध्यान में रखना है कि आपका जो इक्विटी स्टॉप है, अगर आपका 1 लाख रुपए का आपका अकाउंट है, तो आपने किसी भी एक ट्रेड पर आपने 2000 रुपए से ऊपर आपने नुकसान नहीं उठाना। ये है इक्विटी स्टॉप, जिसे हम मनी मैनेजमेंट स्टॉप भी कहते हैं या अकाउंट स्टॉप भी कहते हैं। कैपिटल स्टॉप, आपका इक्विटी स्टॉप ये 2% से ऊपर हरगिज हरगिज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने हर ट्रेड पर 2% से ऊपर अगर आप नुकसान नहीं उठाएंगे, तो आपके पास 50 चांस होंगे, आपके पास 50 चांस होंगे। अगर 50 की 50 ट्रेड्स सिलसिलावार मतवातर एक लाइन में लगकर नुकसान देंगी, तभी आपका अकाउंट वॉश होगा, वरना आपका अकाउंट वॉश नहीं हो सकता। मुझे बताइए वो कौन लोग हैं, या लिख कर बताइए, जिनके अकाउंट 1 या 2-3 ट्रेड्स में वॉश होते हैं। लिख कर बताइए, क्या आप उनमें हैं या नहीं है? मैं उनको देखना चाहता हूं, मैं उनसे बात करना चाहता हूं, मैं ये जानना चाहता हूं कि वो उन्होंने अपना अकाउंट कैसे 1 या 2 या 3 ट्रेड्स में कैसे अपना अकाउंट वॉश कर दिया, ये समझ से बाहर है। जबकि एक सिंपल फार्मूला, पूरी दुनिया में ये बात मशहूर है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो ये उसकी गलती है, क्योंकि इल्म हासिल करना फर्ज है। आपको हर चीज के बारे में ये बताया गया है कि कोई भी चीज आपने सीखनी हो, कोई भी काम आपने करना हो, आपको सबसे पहले उसकी ट्रेनिंग चाहिए होती है। तो ये अकाउंट का वॉश होना सरासर सरासर और 100% उस ट्रेडर की गलती है कि जिसका 2-3 ट्रेड्स में उसका अकाउंट वॉश हो गया है। ये उसकी गलती है। क्यों? जब पूरी दुनिया में ये फार्मूला, सारी किताबों में ये फार्मूला लिखा हुआ है कि आपने किसी भी एक ट्रेड पर 2% से ऊपर आपने नुकसान नहीं आपने उठाना। अगर 1 लाख रुपए का अकाउंट है, तो आपने 2000 रुपए से आपने ऊपर नुकसान आपने नहीं लेना। तो फिर जाहिर बात है 50 की 50 ट्रेड्स आपकी एक लाइन में लगकर तो आपके नुकसान में नहीं जाएंगी। अगर आप सिक्का उछालने पर मस्जिद आया, आपने खरीदारी कर ली, चांद आया, आपने फरोख्त कर दी, क्या सिक्का उछालने पर भी 50 की 50 आपकी ट्रेड्स नुकसान में जाएंगी? लिख कर बताइए मुझे, क्वेश्चंस वाले टैब में मुझे आप लिख कर बताइए ये बात, क्या सिक्का उछालने पर भी आपकी 50 की 50 आपकी ट्रेड्स नुकसान में जाएंगी? हरगिज ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो रैंडम है, उसकी मूवमेंट रैंडम है। वो 50% जाएगी, 50% नहीं जाएगी, वो रैंडम है, उसमें रैंडमनेस है उसके अंदर। तो फिर ये कौन लोग हैं कि जिनके 2-2 3-3 ट्रेड्स में उनके अकाउंट वॉश हो रहे हैं? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो जब आप इस फार्मूले पर आप अमल करेंगे, ये 3 बातें यहां पर मैं लिख रहा हूं, 3 बातें मैं गारंटी देता हूं। मेरे व्हाट्सएप पर आप मेरी वॉइस में मेरी बात ये यहाँ पर रिकॉर्ड कर लीजिए, मेरी बात मैं गारंटी दे रहा हूं। अगर आपने ये जो बातें मैंने आज आपको सारी बताई हैं, इन पर आप अमल करेंगे, गारंटी आपका अकाउंट वॉश नहीं होगा। अकाउंट भले आहिस्ता 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 चलता रहे, लेकिन अकाउंट वॉश कभी भी नहीं होगा। ये मेरी तरफ से गारंटी है। इन जैसे 2% वाले फार्मूले पर आपने अमल करना है कि ये जो फार्मूले मैं आपको बता रहा हूं, इन पर अगर आप ये अमल करेंगे, तो फिर ये मेरी तरफ से ये गारंटी है कि आपका अकाउंट वॉश नहीं होगा। पहला फार्मूला क्या है? 2% का फार्मूला। कोई किसी भी एक ट्रेड पर 2% ज्यादा आपने नुकसान नहीं उठाना। अब दूसरी चीज क्या है? टेक्निकल स्टॉप लगाना है। ये क्या होता है? जनरेटेड बाय टेक्निकल एनालिसिस ऑन चार्ट। अ टेक्निकल स्टॉप कैन बी अ टाइम बेस्ड स्टॉप और अ ट्रेलिंग स्टॉप। अब ये जो आपका जायचा है, जो आपका चार्ट है, या आपका सिस्टम है, या कोई इंडिकेटर है, कुछ भी है, वो भी आपको स्टॉप लॉस बताएगा।
वो आपने हर सूरत में आपने वो लगाना है, वो स्टॉप लॉस आपने हर सूरत में लगाना है। ये ये दूसरी शर्त है। और तीसरी शर्त क्या है? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट 1:2 की है, लेकिन 1:3 और इससे अबव जो है वो हाईली रिकमेंडेड है। ये मेरे सामने किताब है, CMT लेवल 3 करिकुलम। इसके अंदर ये बात लिखी हुई है, ये इसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि 1:3 का जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, ये उनके लिहाज से ये लाजमी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस बात की गुंजाइश मौजूद है कि आप 1:2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हाईली 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 रिकमेंडेड जो है वो 1:3 है। अब 1:3 से क्या मुराद है? इसको लिखते इस तरीके से है, 1:3, 1:3 लिखते हैं, लेकिन बोलते इसको इस तरह है 1:3। तो इसका मतलब है कि 1 रुपए का नुकसान है तो 3 गुना आपने उसका प्रॉफिट लेना है। 1 रुपए का नुकसान है, 1 रुपए का आपने स्टॉप लॉस लगाया है, तो आपने 3 रुपए का प्रॉफिट टारगेट आपने रखना है। आपने $100 का आपने स्टॉप लॉस लगाया है, तो आपका $300 का आपका प्रॉफिट टारगेट होना चाहिए। अब देखते हैं जरा, आपके सामने स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा, आपको स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा विन परसेंटेज और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो टू ब्रेक इवन। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वेबिनार के जब हम नजदीक होंगे, खत्म होने के इख्तिताम के नजदीक होंगे, तो फिर मैं आप सबके सवाल भी लूंगा, उनके जवाब दूंगा मैं। और इसके अलावा हमारा आपके लिए प्राइस भी है, उस प्राइस के बारे में भी आपको लाइव उसी वक्त आपको ये सारी बातें बताऊंगा मैं। मेरे साथ आपने जुड़े रहना है। ये बात कितनी जबरदस्त है कि 3 बातें आपको ये मैंने यहां पर बताई है रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट से मुतालिक। एक तो हर ट्रेड पर 2% से ऊपर आपने नुकसान नहीं उठाना। दूसरी बात क्या है कि आपने स्टॉप लॉस टेक्निकल एनालिसिस का स्टॉप लॉस लगाना है और ट्रेलिंग स्टॉप भी लगाना है। ट्रेलिंग स्टॉप से मुराद क्या है? पहले वो स्टॉप लॉस होता है, फिर वो ब्रेक इवन आता है, फिर वो प्रॉफिट स्टॉप बन जाता है। लेकिन ये ट्रेंड फॉलोइंग के लिए है। जो मीन रिवर्जन सिस्टम है उसमें स्टॉप लॉस लगा रहेगा, उसमें भी ट्रेल हो सकता है, उसमें भी ट्रेल हो सकता है, लेकिन उसकी जो बुनियादी शर्त है कि उसका प्रॉफिट टारगेट हमेशा ऊपर जाकर लगता है। तो आपको स्टॉप जो भी लगाना है, आपको स्टॉप भी लगाना है और आपको प्रॉफिट टारगेट भी लगाना है और प्रॉफिट स्टॉप भी लगाना है। ये उसकी दूसरी शर्त है। ये नहीं कि बस बाय करके छोड़ दिया, अब वो जाई जा रही है, आपने बाद में फैसला करना है या बाद में देखेंगे या लगाए ही नहीं। ये काम नहीं करना। आपने, आपकी स्ट्रेटजी आपको जो बताएगी कि आपने प्रॉफिट स्टॉप लगाना है या प्रॉफिट लिमिट लगानी है, लेकिन लगानी जरूर है। स्टॉप लॉस लगाना है, वो भी आपका टेक्निकल एनालिसिस का जो चार्ट है, स्ट्रेटजी जो है वो आपको बताएगी। अब हम आते हैं जो मैंने अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:3, 1:2 की भी बरकत देखते हैं और 1:3 की भी और 1:4 की भी जरा देखते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। विन परसेंटेज 50, 33.3, 25 और 20, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो टू ब्रेक इवन 1:1, 1:2, 1:3 एंड 1:4। अब इसका मतलब समझिए क्या है। विन परसेंटेज, इसका मतलब विन परसेंटेज का मतलब है 100 में से 50 ट्रेड कामयाब होंगी। अब सुनिए, 1:1 का मतलब क्या हुआ? 1:1 का मतलब ये है कि 1 रुपए का स्टॉप लॉस रखा है, 1 रुपए का प्रॉफिट टारगेट रखा है। इसका मतलब ये है, अगर ये फार्मूला अगर आपने रखना है तो फिर आपको 100 में से 50 ट्रेड्स चाहिए होंगी कामयाब, जीरो पर रहने के लिए। यानी कि ब्रेक इवन का मतलब है जिधर जितने का आपने अकाउंट ओपन किया था वो सारी जिंदगी उतना ही रहेगा। तो अगर आपने आपने कामयाब होना है और अपने अकाउंट को आपने ऊपर की तरफ लेके जाना है, बढ़ाना है, तो अगर आपने 1:1 की रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखी है तो आपको 50% से ऊपर आपको चाहिए होगा कामयाब ट्रेड 100 में से। लेकिन जैसे ही आपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 रख दिया, 10 रुपए का स्टॉप लॉस और 20 रुपए का आपने प्रॉफिट टारगेट रख दिया है, अब आपको 33, 100 में से सिर्फ 33 ट्रेड से ज्यादा जरा आपको चाहिए कामयाब होने के लिए। मुझे यहां पर ये बात बताइए। अब नीचे देखिए,
अगर आपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1 to 3 कर दिया है, 100 रुपए का आपने स्टॉप लॉस रखा है, 300 रुपए का आपने प्रॉफिट टारगेट रखा है, तो सिर्फ नो प्रॉफिट नो लॉस में रहने के लिए आपको सिर्फ 25 कामयाब ट्रेड चाहिए। लेकिन आपको कामयाब होने के लिए, आपको अपने अकाउंट को बढ़ाने के लिए, ट्रेडिंग में कामयाब होने के लिए आपको 25% से ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि 30%, 35% सिर्फ आपको चाहिए। अब आप मुझे यहां पर एक बात बताइए कि वो अगर आपको कोई बंदा ये बात करे कि मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है जो 100 में से सिर्फ 35% अच्छी कामयाब ट्रेड्स देता है और 65% मुझे नाकाम ट्रेड्स देता है, तो क्या आप ऐसे शख्स से ट्रेडिंग सिस्टम लेंगे? एक आम अनट्रेंड जो ट्रेडिंग में पढ़ा लिखा बंदा नहीं है, वो ऐसे बंदे को पीछे कर देगा, वो कहेगा नहीं ये नाकाम सिस्टम है। लेकिन हमारे नजदीक ये कामयाब सिस्टम है। क्यों? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1 to 3 रखा है हमने। इसका मतलब है कि 100 रुपए का हमने स्टॉप लॉस रखा है और 300 रुपए का हमने प्रॉफिट टारगेट रखा है। 100 रुपए का स्टॉप लॉस और 300 रुपए का हमने प्रॉफिट टारगेट रखा है। इसका मतलब ये है कि ये काम करने से सिर्फ 100 में से 35 ट्रेड्स में आपकी कामयाब हो गई, तो आपका अकाउंट ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, अच्छा खासा ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। अब बताइए कि प्रिडिक्शन का यहाँ पर क्या अमल दखल था? अब बताइए कि प्रिडिक्शन का यहाँ पर आपको कोई अमल दखल नजर आपको आ रहा है? क्या ये यहाँ पर प्रिडिक्शन की कोई अहमियत रह गई है? जिस बंदे का ट्रेडिंग सिस्टम कामयाब भी है, लेकिन कामयाब होने के साथ साथ वो अपना जब सिस्टम दुनिया के सामने दिखाता है कि देखो मेरे सिस्टम को, ये तो सिर्फ 100 में से 35% कामयाब ट्रेड्स देता है और 65% नाकाम ट्रेड्स देता है। ये देखो, ये मेरा सिस्टम 35% कामयाब और 65 यानी कि 65, 100 में से 65 ट्रेडें इसकी नाकाम होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अकाउंट ऊपर की तरफ जा रहा है। अब बताएं कि यहाँ पर पेश गोई कहाँ रह गई? पेश गोई का क्या यहाँ पर? अब जिनको आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में जाकर जिनको आप कहते हैं कि भाई हमें बताओ कि आपकी 100 में से कितनी ट्रेड आपकी कामयाब जाती हैं, या हमें बताओ कि आपकी कितनी विन परसेंटेज है, इस बात की कोई अहमियत है? इस बात की कोई अहमियत रह गई है? तो यहां से आपने क्या बात सीखी है? यहां से आपने ये बात सीखी है कि जब भी कोई सिस्टम लेना है या किसी से सिग्नल लेने हैं या किसी से कोई आपने कोई सिस्टम खरीदना है या नेट से कोई सिस्टम डाउनलोड किया है या किसी से आपने कोई सिस्टम लिया है या खुद बना रहे हैं, तो उसमें विन परसेंटेज को उसकी अब कोई अहमियत नहीं रह रही है। जब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1 to 3 हो गया तो फिर प्रिडिक्शन की कोई वैल्यू नहीं रही। फिर 100 में से आपकी भले 35% ट्रेड्स आपकी कामयाब और 65 ट्रेड्स आपकी नाकाम, फिर भी आपका अकाउंट तरक्की पे तरक्की करता ही चला जाएगा। ये रिस्क मनी मैनेजमेंट में बेहतरीन जो फार्मूले हैं, ये 3 मैंने आपको फार्मूले बेहतरीन बताए हैं। एक है इक्विटी स्टॉप जो 2% से ऊपर नहीं लेके जाना, किसी भी एक ट्रेड पर टेक्निकल स्टॉप लाजमी लगाना है और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1 to 3 रखनी है आपने या इससे ऊपर रखनी है। लेकिन अब पूछने वाला पूछता है कि अगर 2% का मेरा जो फार्मूला है वो तो मैंने लगा दिया, यानी लाख रुपए का अकाउंट है, 2000 रुपए का मैंने स्टॉप लगाना ही लगाना है, लेकिन जब मैंने टेक्निकल एनालिसिस का स्टॉप निकाला तो वो तो 2% से ऊपर जा रहा था। तो अब मैं टेक्निकल एनालिसिस के स्टॉप को मानूं या इक्विटी स्टॉप जो 2% में मैं इसको मानूं? बात यह है कि आपने दोनों को ही मानना है। आपने अपना लॉट साइज उतना नीचे कर देना है कि वो टेक्निकल एनालिसिस का जो स्टॉप लॉस है, उसका जो नुकसान है, वो 2% के बराबर आ जाए। इस तरीके से आपने दोनों पर अमल करना है। आपने ये वो तीन बातें हैं कि जिस पर आप अमल करेंगे, मैं लिख के देता हूं, गारंटी करता हूं आपका अकाउंट कभी वॉश नहीं होगा। आगे ट्रेडिंग सिस्टम की आखिरी चीज की तरफ जाते हैं, वो है डिवर्सिफिकेशन। अब देखते हैं कि डिवर्सिफिकेशन क्या चीज है। डिवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी में भी करनी है और मार्केट्स में भी करनी है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि डिवर्सिफिकेशन जो है वो स्ट्रेटजी में भी है और मार्केट्स में भी है। टाइम हमारे पास शॉर्ट है। स्ट्रेटजी का मतलब है कि आपने ट्रेंड फॉलोइंग वाली स्ट्रेटजी भी रखनी है, आपने मीन रिवर्जन का भी अलग अकाउंट आपने खोलना है। इसके अलावा आपने मंडियों का फैलाव भी करना है, आपने कमोडिटीज में भी ट्रेड करनी है, आपने स्टॉक
इंडिसेस में भी आपने ट्रेड करनी है, आपने करेंसी स्पॉट में भी आपने ट्रेड करनी है, आप क्रिप्टो में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये डाइवर्सिफिकेशन आपने इसको आपने लाजमी अमल में लेकर आना है। अब हम आते हैं बैक टेस्टिंग की तरफ। जैसे हमने कहा था कि बैक टेस्टिंग जो है वो क्या चीज है। टाइम हमारे पास शॉर्ट है, हम जल्दी जल्दी आपको बताते हैं कि बैक टेस्टिंग क्या है, उसके बाद परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करके फिर हम सवाल जवाब के सेशन की तरफ आएंगे। बैक टेस्टिंग refers to the process of testing a trading strategy or system using historical data to evaluate its viability before risking real capital. The idea is to see how the strategy would have performed in the past, with the assumption that past performance might provide some insight into future performance. तो बैक टेस्टिंग क्या है? बैक टेस्टिंग हिस्टोरिकल डाटा माजी को देखकर, लेकिन ये याद रखिएगा कि जो past performance है is not indicative of future performance. जो past performance है वो आपके मुस्तकबिल की गारंटी नहीं ले सकती, लेकिन इससे कम से कम ये बात पता लग जाती है कि जो सिस्टम माजी में नाकाम है वो मुस्तकबिल में भी नाकाम ही होगा। तो जो सिस्टम माजी में कामयाब है, हाँ उस पर बात हो सकती है, लेकिन कम से कम ये तो पता लग गया ना कि जो सिस्टम माजी में नाकाम था उसको तो हम जरा साइड पे कर दें। इस तरह हमें सिस्टम चूज करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ये एक बैक टेस्टिंग का सबसे बड़ा फायदा है। अब बैक टेस्टिंग हमने करनी क्या है? अमाउंट ऑफ क्लीन डाटा। A general rule of thumb is that the data must be sufficient to provide at least 30 to 50 trades, entry and exit and cover periods where the market traveled up, down and sideways. This will ensure that the test has enough history behind it and enough exposure to different market circumstances. तो अब आपने ये चीज देखनी है कि आपके पास जो माजी का डाटा है, जो पास्ट आपके पास डाटा है, वो कम से कम इतना हो कि उसमें 30, 40, 50, 60 ट्रेड्स आप उसमें टेस्ट कर सकें और उस डाटा में जो मार्केट है वो ऊपर भी गई हो, नीचे भी गई हो और साइडवेज भी हुई हो। ये तीनों बातें इसके अंदर होनी चाहिए। तो तभी वो तीनों में से जब वो आपकी स्ट्रेटजी गुजरेगी तो फिर पता लगेगा उसमें कितना दम है। अच्छा, अब जब आपको पता लग गया कि आपकी स्ट्रेटजी ये है, अब हम आते हैं ऑप्टिमाइजेशन की तरफ। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि बैक टेस्टिंग करते वक्त आपने ऑप्टिमाइजेशन करनी है, उसमें थोड़ी चेंजेस करनी है, ऐसी उसकी ट्यूनिंग करनी है कि वो अच्छे से अच्छा रिजल्ट दे सके, हमें माजी में भी दे सके और मुस्तकबिल में भी दे सके। अब ये बड़ा खतरनाक काम है, इसको जरा नोट कीजिएगा। Optimizing is simply changing the parameters of a system to achieve the best results. The most important benefit of optimization is that the designer may find parameters that do not work under any circumstances. If parameters do not work with the past data, it is highly likely they will not work in the future. Thus, optimizing can eliminate useless rules and parameters. वही जो बात मैं आपको बताई थी कि जो ऑप्टिमाइजेशन है वो बैक टेस्टिंग में ऑप्टिमाइजेशन जो नाकाम रूल्स हैं कम से कम उनकी छांटी कर देगी, उनको साइड पे कर देगी। और उसके बाद अब हम ऑप्टिमाइजेशन में एक तो फायदा, लेकिन इसका एक नुकसान भी है। और उसका वो नुकसान क्या है? उसका नुकसान ये है कि इसमें कर्व फिटिंग होना शुरू हो जाती है। द प्रिंसिपल कंसर्न with optimization is the tendency to curve fit. Curve fitting occurs when the optimization program finds the absolute best set of parameters. The only way that the parameters will work in the future is if the future exactly duplicates the history that was optimized. Of course, we know this will never happen, and thus the parameters determined by optimization likely will be useless in the future. अब ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से कर्व फिटिंग के मतलब ये बात जरा समझ लीजिए, ये है क्या चीज। जब हम, ये मैंने बात आपको पहले भी बताई थी, बैक टेस्टिंग करते वक्त जब हम देखते हैं कि नहीं ये सिस्टम कुछ सही नहीं चल रहा, आए इसमें थोड़ी सी ट्यूनिंग करते हैं। मूविंग एवरेज 100 है, इसको 200 कर दो या 60 कर दो, 50 कर दो। दो मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर है, चलो इसको 3 के साथ कर दो। या बॉलिंजर बैंड की सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन है, इसको थर्ड पे ले जाओ। या कुछ भी चेंजेस करके बार बार टेस्ट करो कि ये अच्छा रिजल्ट कब देगी।
अब आप इतना उसको टेस्ट करने लग जाए, उसको इतनी उसकी कर्व फिटिंग करना शुरू कर दें कि वो सिर्फ माजी के लिए मुख्तस होकर रह जाए। ये इसका नुकसान है। अब होगा क्या कि उस फार्मूले को या उस स्ट्रेटजी को कामयाब होने के लिए मुस्तकबिल में भी वही माजी वाली चाल चाहिए होगी, जो हो नहीं सकता, क्योंकि हिस्ट्री अपने आप को डुप्लीकेट नहीं करती। हिस्ट्री अपने आप को डुप्लीकेट नहीं करती, सॉरी, जो हिस्ट्री है, जो माजी है, वो अपनी डुप्लीकेट बनाकर मुस्तकबिल में नहीं पेश करता। यानी कि जो माजी में हो चुका है एग्जैक्टली अब वैसा नहीं होगा। मंडी अपनी चालें बदलती रहती है, तो आपको सिस्टम स्ट्रेटजी वो चाहिए जो हर किस्म की चाल के साथ मुताबिकत खा जाए। आपको स्ट्रेटजी वो चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा रूल्स डाल देंगे कि मैं खरीदारी तब करूंगा जब मूविंग एवरेज ये होगी, जब बॉलिंजर बैंड यहाँ पर होगा, जब 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 आरएसआई यहाँ पर आएगा, जब मैकडी ये हो जाएगा, जब कैंडल ये आएगी, इतने ज्यादा आप रूल्स डाल देंगे तो इतने, इसको बोलते हैं कर्व फिटिंग करना। इतने रूल्स डालने से वो बहुत बहुत कम आपको ट्रेड्स मिलेंगी जो एन उस रूल के मुताबिक चलेंगी। तो फिर मुस्तकबिल में जाहिर बात है वो डिमांड करेगी। लेकिन ये जो बहुत ज्यादा रूल्स डालना, इससे भी नुकसान होता है, लेकिन कम रूल्स के साथ भी कर्व फिटिंग हो सकती है, वो भी नुकसानदेह है। तो आपने क्या करना है, कम से कम रूल्स रखने हैं, और रूल्स आपने वो रखने हैं जो तीनों अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज, तीनों में वो कामयाबी आपको दे सके। आपको वो चीज करनी है। तो कर्व फिटिंग के बारे में आपको ये बात मालूम होनी चाहिए। कर्व फिटिंग का खुलासा ये है कि माजी की मंडी की माजी की चाल में, माजी की चाल में जो कुछ हो रहा है उसके मुताबिक अपने रूल्स मत बनाओ, उसके मुताबिक अपने रूल्स मत बनाओ, बल्कि ऐसे ऐसे रूल्स ढूंढो जो हर किस्म की चाल पर चल सके। ना कि ये करो कि माजी में वो 4-5 2-3 चालें देख ली, उन चालों के मुताबिक आपने रूल बना दिया। अब माजी में उन चालों में जो रूल बना दिया आपने, वो माजी में तो प्रॉफिट देगा, लेकिन मुस्तकबिल में आपको वो नुकसान देगा। क्यों? क्योंकि वो जो आपने कर्व फिटिंग कर दी थी, इतना उसको फिट कर दिया आपने माजी के साथ कि वो बस वो सिर्फ माजी में ही प्रॉफिट दिखा रहा है, मुस्तकबिल माजी की तरह था ही नहीं, इसलिए वो मुस्तकबिल में नाकाम हो गया। यही वजह है कि जो बहुत सारे लोग जो है वो अपने सिस्टम बेच रहे होते हैं, अपने जो स्ट्रेटजीज है, वो कहते हैं $1000 की मेरे से ये स्ट्रेटजी खरीद लो। वो कहते हैं ये देखो माजी में हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। वो प्रॉफिट तो माजी में हो गया, लेकिन मुस्तकबिल में वो कामयाब नहीं रहता। उसकी वजह ये है कि उन लोगों ने, जो स्कैमर्स होते हैं, इन्होंने क्या काम किया होता है, उन्होंने ये काम किया होता है, उन्होंने 6, 7, 8, 10 सिस्टम्स बैक टेस्टिंग पे लगा दिए होते हैं उन्होंने। अब 8-10 सिस्टम्स में जो भी माजी में कामयाबी दे गया, उन्होंने वो निकाल लिया वहां से और उसको पब्लिक के सामने रख दिया और कहा देखो हमें माजी में कितना अच्छा हमें प्रॉफिट हुआ है, लेकिन यही मुस्तकबिल में आपको ये नुकसान देगा। ये वजह है कि जो सिस्टम बेचने वाले लोग हैं वो अपने सिस्टम से खुद पैसा क्यों नहीं बना लेते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है उनके ऊपर। आगे चलते हैं बैक टेस्टिंग। अब बैक टेस्टिंग में जरा देखते हैं। सबसे पहले होल सैंपल आएगा। वन मेथड ऑफ ऑप्टिमाइजिंग इज टू टेक द एंटायर प्राइस सैंपल एंड रन एन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द पैरामीटर्स। दिस इज यूजुअली फ्राउंड अपॉन because it is the closest to curve fitting. To avoid curve fitting, optimization should optimize only a portion of the data called in-sample data and test the resulting parameters on another portion of the data called out-of-sample data to see if positive results continue in data not seen before by the optimization process. The selection of data can be a basket of stocks or futures rather than a single market average or issue and should have sufficient data to produce over 30 trades. अब होल सैंपल जो आपके पास है उसमें आपने ये काम नहीं करना ऑप्टिमाइजेशन का। ये काम आपने किसमें करना है? इन सैंपल डाटा में करना है। यानी आपने माजी में जो मंडी की चाल थी या जो आपने डाटा लिया था वो सारे पर आपने उसकी टेस्टिंग नहीं करनी। आपने पहले उसमें से एक हिस्सा डाटे का निकाल लेना जिसे हम इन सैंपल डाटा कहते हैं, उस पर ऑप्टिमाइजेशन करो, उस पर सारी उस पर एक्सपेरिमेंट्स करो सारे।
जब आप समझ ले कि हाँ एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, अब उसको टेस्ट करो, अब उसको आउट ऑफ सैंपल डाटा पर उसको आप टेस्ट करो, और फिर देखो कि अगर उस पर भी वो कामयाब हो गई है, इसका मतलब है कि फिर ये चीज कामयाब हो जाएगी। आगे आगे अब हम देखते हैं परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के बारे में। ये हमारा लास्ट चैप्टर है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आपने बड़े गौर से इसको देखना है, और उसके बाद फिर हम सवाल जवाब की तरफ हम जाएंगे। सबसे पहले देखें, जब आपने सिस्टम बना लिया, आपने देख लिया कि मेरा ट्रेडिंग सिस्टम में स्ट्रेटजी डिस्क्रिशनरी है या मैकेनिकल है, जो हमने आपको शुरू में बताया, ट्रेंड फॉलोइंग है या मीन रिवर्जन है या हाइब्रिड है, ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, स्कैल्पिंग है, इंट्राडे है, स्विंग है, पोजीशन ट्रेडिंग है, डाइवर्सिफिकेशन किस तरीके से करनी है, क्या 2-3 स्टाइल्स को मिक्स करके आपने काम करना है या सिर्फ एक स्टाइल पे आपने काम करना है, आपने मंडियों का फैलाव कैसा किया है, डाइवर्सिफिकेशन आपने मंडियों की आपने कैसे किया है, मंडियों की सिलेक्शन क्या किया आपने, ये भी बातें सारी आपने कर ली। रिस्क मनी मैनेजमेंट में आपने 2% इक्विटी स्टॉप लगाया, टेक्निकल एनालिसिस आपने स्टॉप भी लगाया, आपने ट्रेलिंग स्टॉप अगर आपको जरूरत पड़ी आपने वो भी लगाया, फिर आपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1 to 3 रखा या उससे ऊपर रखा आपने। उसकी ये सारे काम करने के बाद जब आपने इसकी बैक टेस्टिंग की, और बैक टेस्टिंग करने में जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को बोलते हैं परफॉर्मेंस, और उस रिजल्ट को चेक करने को हम कहते हैं परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। अब हम देखेंगे, हम सिर्फ ये तो नहीं देख सकते ना कि भाई हम सिर्फ ये कहते हैं हाँ जी हमारा अकाउंट पहले 1 लाख रुपए था, अब वो हो गया 2 लाख रुपया, इसको तो नहीं कहते कामयाब ट्रेडिंग सिस्टम। 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए आपका अकाउंट हो गया, इसको तो कामयाब ट्रेडिंग सिस्टम। इसके लिए फार्मूले होते हैं, मेन फार्मूले, वैसे तो ये 20 से ऊपर फार्मूले हैं, लेकिन मैं आपको 2 4 5 6 आपको मोटे मोटे फार्मूले आपको बताऊंगा। एनालाइज्ड रेट ऑफ रिटर्न मस्ट बी ग्रेटर देन रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न ऑफ योर कंट्री। ये बात जरा ध्यान में रखिए। बहुत मुमकिन है कि आपने शायद इससे पहले ये बात कभी सुनी नहीं होगी, बहुत मुमकिन है। वो क्या है कि आपका एनुलाइज्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है, एनुलाइज यानी साल बाद आपके अकाउंट पर कितने % आपकी बढ़ोतरी हुई है। आपका अगर देखें वो आपका जो आपका सिस्टम का, आपकी स्ट्रेटजी का, आपका ट्रेडिंग सिस्टम जो है उसने साल के बाद आपका 1 लाख रुपए का अकाउंट उठाकर कहां पहुंचा दिया है, इसको हम बोलेंगे रेट ऑफ रिटर्न। पर ये भी आपने ध्यान में रखना है, इसको आपने चेक किस तरीके से करना है आपके मुल्क में। आप चाहे पाकिस्तान में है, इंडिया में है, यूएसए में है, यूके में है, या वैसे जनरली आप यूएस का भी हम देखते हैं, जो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है। हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में क्या है, कौमी बचत। हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में कौमी बचत है, तो अगर हमने, और कौमी बचत क्या है, वो आपको रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दे रही है, यानी कि आपका कोई खतरा नहीं है, आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। वो 14%, 13%, 19% भी हो सकता है, 15% भी है, वो जितना भी है, लेकिन आपकी हुकूमत जो है वो आपको रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न देती है। तो अब ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, जो आपकी स्ट्रेटजी है कम से कम उसको उस हुकूमत की जो कौमी बचत है उसके रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा पैसे बना के देने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो ज्यादा पैसे नहीं बना के दे रही तो फिर क्या फायदा हुआ आपके इतनी मेहनत करने का। आप पैसा उठाएं और उठाकर कौमी बचत में आप रख दें, वो आपको 15% आपको साल के बाद आपको दे देगी। जब कौमी बचत बगैर किसी नुकसान के, बगैर अकाउंट वॉश हुए, बगैर स्टॉप लॉस लगाए, बगैर प्रॉफिट टारगेट, बगैर किसी पढ़ाई के, आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपने पैसा उठाना है और कौमी बचत में जाकर रख देना है, तो आपको साल के बाद आपको 15% आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको मिल जाएगा। जब आपको ये मुफ्त में चीज मिल रही है, फिर आप इस ट्रेडिंग सिस्टम की तरफ क्यों आए हैं? क्यों? क्योंकि वो उससे ज्यादा उसको देना चाहिए। ये पॉइंट है। आपके रिस्क फ्री, खतरे के बगैर जो रिटर्न है, जो आपके मुल्क का जो है, वो नोट कर ले वो कितना है, वो एवरेज कितना दे रहा है पिछले 5 सालों में। वो एवरेज 15% बनती है, 13 बनती है, जितनी भी वो बनती है, आपकी टेक्निक को उससे ज्यादा प्रॉफिट देना चाहिए साल के बाद। तभी ये उसका पहला फार्मूला है। अगर वो नहीं दे रही तो छोड़ दे, आप ट्रेडिंग को छोड़ दें, फिर जाकर आप पैसा उधर ही आप रखवाएं, वही आपके लिए बेहतर है। ये सबसे मेन पॉइंट है। दूसरी चीज क्या है,
विन रेट, द परसेंटेज ऑफ ट्रेड्स दैट रिजल्टेड इन प्रॉफिट। अभी आपको ये बात समझाई है कि ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडिंग सिस्टम में ये चीज मैटर नहीं करती है कि आपका जो आपकी परसेंटेज है। मैंने आपको बताया अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1 to 3 हो तो सिर्फ 35% की अगर आपकी ट्रेड प्रॉफिट में होगी, विन परसेंटेज होगी, तब भी आप कामयाब है। ये इसको भी आपने ध्यान में रखना है। फिर हम आते हैं प्रॉफिट फैक्टर की तरफ। द रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस लॉस, a value greater than 1 indicates the system has earned more than it lost. प्रॉफिट फैक्टर का फार्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट, सुनिए, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कमीशन डिवाइडेड बाय ग्रॉस लॉस प्लस कमीशन, या स्प्रेड भी आप इसको स्लिपेज वगैरह, स्लिपेज स्प्रेड्स वगैरह, कमीशन, ये सब चीज आप बीच में शामिल आप कर सकते हैं। लेकिन जितना आपको प्रॉफिट हुआ है आपके अकाउंट में उसको डिवाइड कर दें लॉस के साथ, तो ये हमेशा 1 से ऊपर आना चाहिए। लेकिन हमें ये बात सिखाई गई है कि ये 2 से ऊपर होना चाहिए, ये 2.0 से ऊपर होना चाहिए। और आमतौर पर सिस्टम 4 वाला सिस्टम बहुत शानदार होता है, लेकिन अगर ये 10 से ऊपर बढ़ गया है तो फिर हम शक की निगाह से देखेंगे कि नहीं, इतना ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। ये बात आपको समझ में आ गई? आगे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में हम देखते हैं मैक्सिमम ड्रॉडाउन। इसके बारे में सुन लीजिए, मैक्सिमम ड्रॉडाउन क्या चीज है? द लार्जेस्ट peak to trough decline in the value of a portfolio before a new peak is achieved. It indicates the maximum loss an investor could have experienced using the strategy. Maximum drawdown का सादा लफ्ज़ में मतलब क्या है? आपकी पूरी हिस्ट्री में, चाहे वो बैक टेस्टिंग की हिस्ट्री हो या चाहे वो आपकी प्राइस एक्शन की हिस्ट्री हो, आपकी कोई भी हिस्ट्री हो जिसमें आपने रियल में ट्रेडिंग किया या बैक टेस्टिंग किया आपने, उसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ है आपको? वो चाहे किसी एक ट्रेड से मिला हो या मतवातर सिलसिलावार ट्रेड से मिला हो, एक साथ जुड़ी हुई नुकसानदेह वाली लाइन में लग के जो नुकसानदेह वाली ट्रेड्स हैं वो मिल के हुई हो या फिर एक ट्रेड से हुई हो, सबसे बड़ा नुकसान नोट करना है। इसको बोलते हैं मैक्सिमम ड्रॉडाउन। अब क्या है, जो आपके सिस्टम ने माजी में जितना सबसे बड़ा नुकसान आपको दिया है, आपने ये ध्यान में रखना है मुस्तकबिल में इससे डबल नुकसान होगा आपको, ये चीज ध्यान में रखनी है। तो लॉट साइज उतनी सिलेक्ट करो, लॉट साइज आप उतनी सिलेक्ट करें जो उस डबल, जो माजी में जितना नुकसान दे चुकी है उससे डबल नुकसान सहने की ताकत रखे, वो उतना लॉट साइज आपने आपने वो करना है। तो आमतौर पर मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो है वो परसेंटेज के लिहाज से 10%, 5%, 12%, लेकिन जब ये 15% से जरा बढ़ने लग जाए तो फिर हम ऐसे सिस्टम को हम समझते हैं नहीं, ये किसी लोग तो 30% का मैक्सिमम ड्रॉडाउन, 50% का मैक्सिमम ड्रॉडाउन भी दिखा रहे होते हैं अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए। जी, अब हम आते हैं शार्प रेशियो की तरफ। शार्प रेशियो क्या चीज है? शार्प रेशियो measures the risk adjusted return of an investment. It is the average return earned in excess of the risk free rate per unit of volatility. सादा लफ्जों में शार्प रेशियो ये चीज बताती है, शार्प रेशियो ये बताती है कि ये जो इतनी शानदार परफॉर्मेंस हुई है ये लक के जरिए थी कि ज्यादा खतरा लेने से हुई है या वाकई इस सिस्टम में जान थी। क्योंकि ज्यादा खतरा लेंगे ना तो फिर ज्यादा प्रॉफिट भी आपको मिलेगा। पर हमें वो सिस्टम चाहिए जो कम खतरा ले ज्यादा प्रॉफिट ले। हमें वो सिस्टम नहीं चाहिए जो इतना ज्यादा रिस्क ले फिर हमें प्रॉफिट दे। ऐसे तो हर कोई ले सकता प्रॉफिट, ज्यादा खतरा लेकर तो हर कोई ज्यादा प्रॉफिट बना सकता है, पर हमें सिस्टम वो चाहिए जो कम रिस्क ले और ज्यादा प्रॉफिट ले। अब शार्प रेशियो क्या करता है? वो डिविएशन जो होती है ऊपर की तरफ भी वॉलेटिलिटी की, नीचे की तरफ भी वॉलेटिलिटी की, दोनों को मेजर करता है। यानी कि वैसे उसूलन तो उसको नीचे की तरफ को करना चाहिए। ये इसका ड्रॉबैक है, ये इसकी एक नेगेटिव बात है। लेकिन सोर्टिनो रेशियो की तरफ आते हैं। सोर्टिनो रेशियो क्या काम करती है? वो ये काम करती है कि सिमिलर टू द शार्प रेशियो बट इट ओनली कंसीडर्स द डाउनसाइड वॉलेटिलिटी और हार्मफुल वॉलेटिलिटी। ये शार्प रेशियो से ज्यादा अच्छी चीज है, लेकिन शार्प रेशियो बड़ी मशहूर है। लेकिन शार्प रेशियो इस लिहाज से बड़ी जबरदस्त है कि ये दोनों तरफ की वॉलेटिलिटी, चाहे वो प्रॉफिट में जो वॉलेटिलिटी हुई है उसकी बात हो या लॉस में जो वॉलेटिलिटी है उसकी बात हो, ये दोनों को एक ही निगाह से देखता है।
लेकिन चलो, लेकिन अगर किसी ने रिस्क को देखना है तो फिर वो सोर्टिनो रेशियो को देखे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ डाउन साइड की जो लॉसेस में जो वॉलेटिलिटी थी उसको नोट करता है, ये लॉस में जब खतरे में कितना ये वॉलेटाइल है। बहरहाल इस तरह के बहुत सारे सिस्टम्स हैं, बहुत सारी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मैट्रिक्स हैं कि जिनको आप देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये आपके सामने इक्विटी कर्व है आईबीएम का। बॉलिंजर बैंड के जो मीन रिवर्जन सिस्टम है, ये 2004 से 2015 तक की इसकी टेस्टिंग हुई है। ये एक सिस्टम है जो बॉलिंजर बैंड के ऊपर है और मीन रिवर्जन यानी कि काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग सिस्टम है। और ये इक्विटी कर्व है। इक्विटी कर्व से क्या मुराद है? ये देखिए यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर जीरो आपको नजर आ रहा होगा। ये जीरो, इसका मतलब है कि अगर ये जीरो से शुरू हुआ है तो ये $1000 तक गया, फिर ये नीचे आया -$2000, फिर $1000 की तरफ ये अकाउंट बढ़ गया, फिर नीचे आया $1500, फिर ये बढ़ गया 1000 की तरफ, 1200-1500 की तरफ, फिर ये -$5000 में भी गया अकाउंट। ये अकाउंट इतना, ये जो स्ट्रेटजी थी बॉलिंजर बैंड की मीन रिवर्जन स्ट्रेटजी, ये इतनी खराब ट्रेडिंग स्ट्रेटजी थी। इसने जो आईबीएम का या जो भी आईबीएम के ऊपर इसको टेस्ट किया गया तो इसने उस अकाउंट को $5000-$6000 लॉस में ले गया, फिर दोबारा ऊपर लेकर आ गया जीरो की तरफ, फिर दोबारा $5000 माइनस में चला गया, फिर प्लस $1500-$1800 की तरफ गया, फिर नीचे आया -$2000, फिर प्लस $3000 की तरफ भी गया, फिर दोबारा -$3000 की तरफ आ गया। अब जरा मुझे क्वेश्चन टाइम में लिखकर बताइए, क्या आप ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम आप यूज करना चाहेंगे? क्या आप ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम इस्तेमाल करना चाहेंगे जो इस किस्म की परफॉर्मेंस दे रहा हो? जो इस किस्म की परफॉर्मेंस दे रहा हो, क्या आप ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम इस्तेमाल करना चाहेंगे? यानी कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सारा किस्सा खोल के उसका रख देगी। अब आइए देखते हैं कि जी ये इक्विटी कर्व है। ये बातें आपको सीखनी पड़ेंगी, ये बातें आपको समझनी पड़ेंगी। ये उसका इक्विटी कर्व है, यानी उसका अमाल नामा है। उस ट्रेडिंग सिस्टम का ये अमाल नामा है जिसने इतनी खराब परफॉर्मेंस दिखाई है। आइए देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस में था क्या। इसने जो आपको, इसका जो नेट प्रॉफिट था वो भी माइनस में था। इसका जो प्रॉफिट फैक्टर है वो 0.94 आ रहा है। स्क्रीन पर देखिए, इसका प्रॉफिट फैक्टर 0.94 आ रहा है, जबकि कामयाब होने के लिए आपको 1.8 से कम ऊपर होना चाहिए, और हमारे लिहाज से और सीएमटी के लिहाज से भी 2.0 से ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पर तो 0.94 में आ रहा है। और इसकी कितनी ट्रेड्स प्रॉफिटेबल है? 57%, 57.5% ये कामयाब है। फिर भी आप कीजिए, और इसका रिटर्न कितना है? -40% है। -40% का इसने रिटर्न दिया है, इतना नेगेटिव रिटर्न। अब हम क्या करेंगे? अब ये जो सिस्टम है बॉलिंजर बैंड का, ये इसमें थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन कर देनी है, इसमें थोड़ी सी ट्यूनिंग कर देनी है। उस थोड़ी सी ट्यूनिंग करने से ये बहुत शानदार परफॉर्मेंस देगा। आइए देखते हैं। ये देखिए 2004 से लेकर 2015 तक ये जीरो से स्टार्ट हुआ और ये चला गया $35,000 तक। इस ट्रेडिंग सिस्टम ने आपको थोड़ी सी इसने ये इसकी जो स्ट्रेटजी थी मीन रिवर्जन, इसमें चेंजेस की, ट्यूनिंग की, थोड़ा सा चेंज किया तो इसने इतनी शानदार परफॉर्मेंस दे। अब देखिए प्रॉफिट फैक्टर कितना आ रहा है? 4.3। प्रॉफिट फैक्टर 4.3 आ रहा है। नेट प्रॉफिट $31,000 का इसका नेट प्रॉफिट इसका आ रहा है। और इसका जो रिटर्न है वो आप जरा नोट कीजिए, 1000%, 1000% इसका रिटर्न ऑन अकाउंट है। इस ट्रेडिंग सिस्टम का 1000% इसका रिटर्न है। 1057% इस ट्रेडिंग सिस्टम ने रिटर्न दिया है। इसका इक्विटी कर्व कितना शानदार है। सिर्फ क्या किया उसने? थोड़ी सी ट्यूनिंग की उसी ट्रेडिंग सिस्टम में। वही 2004 से 2015 तक की परफॉर्मेंस है ये।
2004 से 2015 तक की तकरीबन 10 साल से जरा सा ऊपर 10 साल की ये परफॉर्मेंस है और कितना जबरदस्त इसने इसने प्रॉफिट दिया है। आइए अब देखते हैं व्हाट इज अ गुड ट्रेडिंग सिस्टम। In his book Beyond Technical Analysis, Tushar Chande discusses the characteristics of a good trading system. Chande's cardinal rules for a good trading system are the following: positive expectation greater than 13% annually. ये उसने एक वैसे जनरल बताया है, लेकिन अगर आपका कौमी बचत आपको 15% दे रहा है, अभी कुछ दिनों पहले नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का 19.9% भी आया हुआ है, 19.9% की भी वो बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमें, अगर आपके पास कोई सिस्टम है तो सालाना उसको 20%, 25%, 30% से ऊपर उसको एनालाइज रेट ऑफ रिटर्न उसका होना चाहिए। स्मॉल नंबर ऑफ रोबस्ट ट्रेडिंग रूल्स, लेस देन 10 ईच इज बेस्ट फॉर एंट्री एंड एग्जिट रूल्स। आपके जो ट्रेडिंग रूल्स हैं उनको कम से कम होना चाहिए। एबल टू ट्रेड मल्टीपल मार्केट्स, आपका जो ट्रेडिंग सिस्टम स्ट्रेटजी है, ऑप्टिमाइजेशन के बाद, बैक टेस्टिंग के बाद, उसको बहुत सारी मंडियां, स्टॉक्स, कमोडिटीज, फ्यूचर्स, करेंसीज, फॉरेक्स, स्पॉट, क्रिप्टोज, हर किस्म की मार्केट पर वो एप्लीकेबल उसको होना चाहिए, उसको कामयाब होना चाहिए। इनकॉर्पोरेट्स गुड रिस्क कंट्रोल, minimum risk as defined by drawdown should not be more than 20% and should not last more than 9 months। यानी कि आपका जो भी ट्रेडिंग सिस्टम है उसको 20% से ऊपर मैक्सिमम ड्रॉडाउन नहीं देना चाहिए। हमारे लिहाज से तो बस 10 से 15%, लेकिन 20 से ऊपर हरगिज नहीं जाना चाहिए। और फुल्ली मैकेनिकल, नो सेकंड गेसिंग ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम, उसमें कोई आपकी छठी हिस्स, हाँ अगर आप एक्सेप्शनल ट्रेडर हैं, अगर आप जीनियस हैं, 130 से ऊपर अगर आपका आईक्यू है, फिर आप डिस्क्रिशनरी की तरफ जा सकते हैं, वगरना नहीं। आइए सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। अब आपके जहन में कोई सवाल है तो वो आप मुझसे कर सकते हैं, और प्लीज अपना फीडबैक भी दीजिएगा कि ये आपको आज का वेबिनार। फैसल अजीज कहते हैं कि विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेडिंग इज सुसाइड, बट टू अवॉइड एसएल हंटिंग एट टाइम ऑफ लिक्विडिटी ग्रैब, इज इट okay not to put SL if it near to resistance or support, and how we know that liquidity has been grabbed and now it's safe to take new entry? Question number 2, if we are profitable, do you plan to reinvest profits or withdraw some of them? Question, what is your best indicator as per your experience in trading history, फॉर एग्जाम्पल बॉलिंजर बैंड मूविंग एवरेज? जी ये फैसल अजीज बहुत अच्छे आपने सवाल किए, 3-4 सवाल आपने कर दिए, बहुत जबरदस्त आपने सवाल किए हैं। तो पहला इनका सवाल ये है कि एसएल जो स्टॉप लॉस है वो जब लिक्विड एट द टाइम ऑफ लिक्विडिटी ग्रैब, एंड इनका कहना है कि जब सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास जब मार्केट होती है, हाँ आप अपना एसएल जो है, अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर है तो आपको अपना जो एसएल है वो बहुत एहतियात के साथ लगाना है। आप टाइम बेस्ड लगा सकते हैं। इसका मतलब ये होता है, आप देखेंगे अगर डाटा आ रहा है और मार्केट बहुत वॉलेटिलिटी का शिकार हो सकती है या हो रही है, तो आप टाइम के साथ लगा दें कि अगर मंडी रात इतने बजे तक मेरे हक में नहीं आती, तब जो भी नुकसान हो रहा मैं ले लूंगा मैं। और अक्सर ये होता है कि इसमें आप थोड़ी सी ग्रिड ट्रेडिंग की तरफ भी आ सकते हैं। अक्सर ये होता है कि आपने अगर यहाँ पर खरीदारी कर ली आपने, अब जो आपका स्टॉप लॉस लेवल है, याद रखिए आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, एक राज की बात बता रहा हूं, वो जो आपका स्टॉप लॉस लेवल है वहां पर आप अपनी दूसरी खरीदारी रखिए, और उसके बाद जब, क्योंकि अक्सर स्टॉप हिट करके मार्केट वापस आ जाती है, अक्सर स्टॉप हिट करके मार्केट वापस आ जाती है, तो वो जो आपका जो आपका स्टॉप लॉस है वो आपकी सेकंड एंट्री होनी चाहिए। जब वो हिट हो गई, अगर मंडी वापस आ गई तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मंडी देखे उसने मंडी ने कितना नीचे स्पाइक दिया है, तो वो जो एक नीचे की तरफ स्पाइक देगी उसको आप अपना स्टॉप लॉस बना सकते हैं। लेकिन ये प्राइस एक्शन के लिए, मैकेनिकल के लिए वो फार्मूला पहले से ही मौजूद है। जी री इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, जो प्रॉफिट आपने कमा लिया उसको री इन्वेस्ट हम कैसे करेंगे, इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग करना। इसका फार्मूला ये है कि आपने जितनी ये काम आपने साल बाद करना होता है, ये काम आपने साल बाद करना होता है। अगर फर्ज कीजिए आपने जितना भी आपने प्रॉफिट कमाया है उसका 30% जो है वो आप विड्रॉ करते हैं और 70% आप उसको री इन्वेस्ट करते हैं, ताकि फिर आप अपने फार्मूले के लिहाज से बड़ी लॉट साइज आप इस्तेमाल कर सकें।
तो कंपाउंडिंग में 30% आपको विड्रॉ करना चाहिए, 70% आपको री इन्वेस्ट करना चाहिए। इंडिकेटर मेरे लिहाज से डिपेंड करता है कि अगर 3 डक्स ट्रेडिंग सिस्टम है तो वो उसके लिहाज से मूविंग एवरेज बनता है, लेकिन अगर ब्रेकआउट ट्रेडिंग सिस्टम है तो सबसे नंबर 1 पर बॉलिंजर बैंड आता है और उसके साथ कॉम्बिनेशन में आता है एडीएक्स, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स आता है। फिर मैकडी भी बहुत शानदार इंडिकेटर है और उसके बाद फिर ट्रिक्स जो है, ट्रिक्स एक इंडिकेटर है, वो भी बहुत अच्छा इंडिकेटर है। जुनेद खुर्शीद कहते हैं कि मैकेनिकल ट्रेडर के लिए प्लीज मूविंग एवरेज का बता दें। देखें, मैकेनिकल के लिए मूविंग एवरेज सिस्टम 3 डक्स ट्रेडिंग सिस्टम है। xmglobal.com पर जाइए, xmglobal.com पर जाइए, वहां पे जाकर एजुकेशन पे जाइए, एजुकेशन पे फॉरेक्स एंड सीएफडी वेबिनार्स पे जाइए, वहां पे जाकर मेरा जो वेबिनार है आगे आने वाला है 3 डक्स ट्रेडिंग सिस्टम, वो आप उससे फायदा उठा सकते हैं। इमरान अहमद कहते हैं कि जब डाटा पर बैक टेस्ट करेंगे तो स्ट्रेटजी परफॉर्मेंस प्रेजेंट होनी चाहिए। नहीं, जब आप बैक टेस्टिंग आपने माजी के डाटे पर आपने ऑप्टिमाइजेशन करके जो आपने बैक टेस्टिंग की है, एक परफॉर्मेंस उसकी बनेगी, एक परफॉर्मेंस वो बनेगी, फिर उस पर उसकी बिना पर आपने अब अपना रियल ट्रेडिंग अकाउंट आपने स्टार्ट करना है। फिर जो रियल ट्रेडिंग अकाउंट आप करेंगे, वो जो आपकी आपकी परफॉर्मेंस होगी, वो आपकी आपकी रियल परफॉर्मेंस होगी। जब वो भी माजी का हिस्सा बन जाएगी तो या तो वो उसके साथ मिल जाएगी, उसके मुताबिक हो जाएगी, या उससे बहुत डिफरेंट होगी। तो फिर भी आपको मालूम हो जाएगा कि आपकी माजी में की गई जो बैक टेस्टिंग थी। और हाँ, ये भी होता है कि मंडी अपनी चाल बदल रही होती है, तो मंडी की बदलती चाल के साथ आपको अपनी स्ट्रेटजी अपडेट भी करनी होती है। मोहम्मद अली कह रहे हैं कि वेबिनार वाज ऑसम, बहुत शुक्रिया। आपने अपना फीडबैक लाजमी देना है कि आज का वेबिनार आपको कैसा लगा। ये आपने अपना फीडबैक लाजमी देना है और सवाल जो आपके जहन में है वो भी आपने करना है। मोहम्मद अली कहते हैं कि मैंने जो आज सीखा है कि आई डिडंट नो मच अबाउट स्विंग ट्रेडिंग, आई जस्ट हैव आइडिया अबाउट स्विंग एरिया। जॉन ब्रगैंजा पूछ रहे हैं कि कैन यू सजेस्ट गुड ट्रेडिंग सिस्टम्स। बिल्कुल जॉन ब्रगैंजा, जो गुड ट्रेडिंग सिस्टम है उनमें 3 डक्स ट्रेडिंग सिस्टम, आप उसको मेरे वेबिनार से xmglobal.com पर जाइए और वहां से आप वो ले सकते हैं, वो आप सीख सकते हैं। अपना एक्सएम की आईडी साथ डालकर आपने सवाल करना। मोहम्मद अहमद कहते हैं कि मैंने प्राइस एक्शन मेथड यूज किया बट सर इट्स नॉट अ मच यूजफुल मेथड, इट्स टोटली मैनिपुलेट। सर जी ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा गाइड करते हैं। देखिए, प्राइस एक्शन, इसका मतलब है कि प्राइस एक्शन आपकी पर्सनैलिटी के लिहाज से नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं आता, इसका मतलब ये या प्राइस एक्शन सही नहीं है। इसका मतलब ये कि आप प्राइस एक्शन के लिए नहीं बने हैं, आप मैकेनिकल के लिए बने हैं। तो आप यूज कीजिए 3 डक्स ट्रेडिंग सिस्टम या इंट्राडे सेशन ट्रेडिंग सिस्टम आप इस्तेमाल करें। वाजिद शेख कहते हैं कि बहुत से पॉइंट्स सीखे हैं मैंने आज, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया वाजिद शेख साहब। सुहेल अहमद कहते हैं कि व्हाट इज द बेस्ट मेथड
और स्ट्रेटजी फॉर गोल्ड ट्रेडिंग दीज डेज। गोल्ड के लिए किसी जमाने में ट्रेंड फॉलोइंग था, लेकिन अभी स्विंग ट्रेडिंग H4 टाइम फ्रेम में स्विंग ट्रेडिंग बहुत जबरदस्त है। इमरान बशार अमान कहते हैं कि फॉरेक्स और क्रिप्टो दोनों पर यही उसूल लागू होते हैं। बिल्कुल यही लागू होते हैं। मंडियां एक ही सिस्टम के तहत चलती हैं, चाहे वो फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो, स्टॉक्स हो, कमोडिटीज हो। मंडियों के पीछे कलेक्टिव साइकोलॉजी, वही सेम पैटर्न्स होती हैं, वही सब कुछ वैसा ही होता है। जी, आपने अपनी एक्सएम की आईडी के साथ आपने सवाल लिखना है और अपना नाम भी लिखना है। तो फिर आपकी एक्सएम की आईडी होगी तो उनको हम, जो प्राइस विनिंग कॉन्टेस्ट है, जो मुकाबला है, उसमें हम फिर उनको शामिल करेंगे। जुनेद खुर्शीद पूछते हैं कि मेरा सवाल ये है कि स्टॉप लॉस हिट होके मार्केट वापस उसी डायरेक्शन में चली जाती है, तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर को कैसे फाइंड करेंगे और कैसे इनके साथ। देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है कि मार्केट अक्सर जो है वो स्टॉप हिट करती है, तो इसका इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप अपने स्टॉप की जो स्ट्रेटजी है उसको बदल लें। इसको ग्रिड ट्रेडिंग में करें। मैंने आपको बताया, जो स्टॉप लॉस आप तय करते हैं उस पर आप अपनी सेकंड एंट्री किया करें, स्टॉप की बजाय सेकंड एंट्री किया करें, और जो भी आपकी स्ट्रेटजी ने आपका लॉट साइज मुख्तस किया हुआ है उसको हाफ कर लें। सबके सवाल जो है वो मैं नहीं ले पाऊंगा, टाइम मुकम्मल हो चुका है। आप सबके जो सवाल हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, तो आप सबके सवाल जो हैं वो उनको इस वक्त वेबिनार में लेना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो चुका है। तो जिनके आईडी के साथ एक्सएम की जो आईडी है, या MT4, या उनकी जो आईडी है, या उनका जो ईमेल है, उनका जो नाम है वो उन्होंने दिया है, उनको हम कॉन्टेस्ट में शामिल करके फिर हम उनको उनके प्राइस का ऐलान करेंगे। जी, ये था हमारा आज का ग्रैंड वेबिनार। इंशाल्लाह आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।